Okay, right. A very good evening to all of you. Welcome to the class 24 चैनल। तो ये आपकी बायो की क्लास जो मैं आज आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ। क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं वो आपके रहेंगे किस चीज के, वो रहेंगे आपके साइंस के। और ये जो थंबनेल आपको जो पीछे नजर आ रहा है ये है बॉटनी का थंबनेल, जो कि आप मेरे साथ कल करने वाले हो। तो कल आप मेरे साथ बॉटनी करने वाले हो और आज आप मेरे साथ जो कर रहे हो वो आपका थंबनेल ऑलरेडी लगा हुआ था बायोलॉजी की थ्योरी और बायोलॉजी के क्वेश्चंस के साथ। तो एक बार जल्दी से स्क्रीन जो है वो शेयर कर दीजिए और क्लास जो है वो शेयर कर दीजिए। अब आ रहा है ना, सुनाई दे रहे हैं ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आवाज और वीडियो जो है वो बिल्कुल साफ है, ऑडियो वीडियो सब कुछ साफ है। तो एक बार जल्दी से ना स्क्रीन पे आप थंबनेल जो है थम जो है ना एकदम थपसम कहते हैं ना, थम्सअप जिसे कहते हैं वो कर दीजिए। अच्छा, एग्जाम से पहले एग्जाम की आपकी जो सीरीज है ना वो मॉर्निंग में चल रही है, जहाँ पे मेरी क्लास जो है वो 8 AM पे होती है और बाकी सारे टीचर्स आपकी शानदार क्लासेस ले रहे हैं, जिसमें सज्जन सर जो है वो आपको मैथ्स के क्वेश्चन करा रहे हैं, दीपक सर जो है रीजनिंग के क्वेश्चन करा रहे हैं और बुनेश सर जो है ना वो आपके यहाँ पे करा रहे हैं जीके। आज आपकी बायोलॉजी की स्टार्टिंग है, बायोलॉजी की स्टार्टिंग है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, बॉटनी तो कल आप करने वाले हो, आज आपकी बायोलॉजी की स्टार्टिंग है, ये आप कल करोगे। जो ये वाला थंबनेल है ना, बॉटनी वाला जो पोर्शन है वो आप मेरे साथ कल करने वाले हो। आज जो है जो थंबनेल आपका लगा हुआ है बायोलॉजी वाला वो करोगे। तो चीजें शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी ऑलरेडी अवेलेबल है आपके ऐप के ऊपर, क्लास 24 ऐप के ऊपर। तो टेस्ट सीरीज जो है वो एक बार से आप ज्वाइन कर लीजिए, सारे टेस्ट जो है वो अवेलेबल है, अपने को एनालिसिस करिए बढ़िया तरीके से। हम आज की क्लास में बायोलॉजी को बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। अगर आपको बायोलॉजी अभी तक एक बार भी समझ नहीं आई, या आप बायोलॉजी जो है वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, या एक बार भी आपको लगता है यार बायोलॉजी तो बहुत टेढ़ी खीर है, हमको आज तक कभी समझ ही नहीं आई, तो वो वाले कॉन्सेप्ट आज आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। आज बायोलॉजी की मैं शुरुआत कर रही हूँ और ये शुरुआत या ये क्लास जो है ना वो बिल्कुल जीरो से है। जीरो का मतलब है बिल्कुल बेसिक से मैं आपको कराऊंगी। बायोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई से लेके बायोलॉजी का जो पहला सेगमेंट है वो पूरा मैं कवर कराने वाली हूँ। तो सारे के सारे तैयार है, पीडीएफ में सारी क्लासेस जो है वो अपडेट हो रही हैं। हालांकि ये है ना, ये पूरा पार्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट है। तो मैंने आपकी केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट यहाँ पे करा दी है, तो केमिस्ट्री जो है ना वो आपकी कंप्लीट होगी, एक बार रिवाइज करिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सेक्शन बचा हुआ है वो मैं आपको करा दूंगी। तो पहले सबको ये पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सबको पता है ना क्या चल रहा है क्या नहीं। तो आप यहाँ पे मेरे साथ क्या पढ़ रहे हो, अब से लेके अगले 7 दिन तक आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो बायोलॉजी। पूरे 7 दिन का मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट बना देती हूँ ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। आज है आपका वेडनेसडे, 3 तारीख है ना, आज 3 अगस्त है। आज मैं आपको क्लासिफिकेशन वाला पूरा पार्ट कंप्लीट करा दूंगी। क्लासिफिकेशन बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन या फिर 9th क्लास की जब आप एनसीईआरटी उठाते हो ना, तो उसमें एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 9th क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में आपके पास प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, वायरसेस, बैक्टीरिया सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम एक ही क्लास में इतना करेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा। इसीलिए आज की क्लास में मैं आपको 3 चीजें कराऊंगी। हम बैक्टीरिया जो है वो कवर करने वाले हैं, हम प्रोटिस्टा जो है वो कवर करने वाले हैं, और साथ में हम एक चीज और कवर करेंगे जिसको हम बोलते हैं फंजाई। क्या बोलते हैं? फंजाई। तो आज की क्लास में आप मेरे साथ ये कवर कर रहे हो। साथ में वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन जो है वो किसके द्वारा दिया गया, ये सारी चीजें जो है ना वो आप मेरे साथ कवर करोगे। तो ये है आपकी क्लास नंबर 1, लिख लो अगर आपको लिखना है तो। क्लास नंबर 2 यानी कि कल की क्लास में आप सिंपली मेरे साथ बॉटनी करने वाले हो। बॉटनी मतलब प्लांट्स, राइट। तो यहाँ पे कल की क्लास में ना आप प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट्स के हार्मोन, प्लांट्स का मॉडिफिकेशन, ये सब कुछ पढ़ने वाले हो, और प्लांट किंगडम जो है वो भी पढ़ने वाले हो, प्लांट किंगडम। तो कल की क्लास में आपको पूरी बॉटनी कवर हो जाएगी। तीसरी क्लास में आप मेरे साथ पूरी ज़ूलॉजी कवर करोगे। ज़ूलॉजी का मतलब होता है एनिमल्स, तो एनिमल किंगडम, एनिमल का डिवीजन, ये सब कुछ जो है ना वो मेरे साथ आप 3rd क्लास में करने वाले हो। दैट इज 3, 4, 5, राइट। संडे कौन सी तारीख का है आपका? संडे कौन सी तारीख है? आज वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। अब बात आती है सैटरडे। सैटरडे आप मेरे साथ जो टॉपिक करोगे वो होगा आपका सेल्स एंड टिश्यूज, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, ठीक है। उसके बाद प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज करके। संडे जो है ना, संडे को आप मेरे साथ बायो के 1000 क्वेश्चन के साथ पूरी बायो कवर कर रहे हो, ठीक है। 1000 क्वेश्चन के साथ पूरी बायो जो है ना वो मैं आपको कवर करा रही हूँ।
एक बार बायो की डिटेल्ड पूरा सिलेबस, बायो का पूरा 1000 जो है ना वो कंप्लीट करने वाले हो। बायो का पूरा 1000 क्वेश्चन ना मैं आपको दूंगी, हालांकि वो 1000 क्वेश्चन में से काफी कुछ आपको आते भी होंगे, इसीलिए मैं एक ही साथ 1000 क्वेश्चन दे रही हूँ ताकि आप पूरा बैठ के ना रिवाइज कर लो। संडे को क्या करना है, सिर्फ उन्हीं 1000 क्वेश्चन जो है ना उनको रिवाइज करना है, ठीक है। देन ऑन मंडे जो है ना वो हम यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पोर्शन जो है वो कवर कर लेंगे, राइट। फिर आपके जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, डिजीज और प्लांट्स न्यूट्रिशन। तो टोटल मिला के मेरे पास आप मुझे बस वेडनेसडे का टाइम दे दो, वेडनेसडे तक आपकी पूरी बायोलॉजी जो है वो कवर हो जाएगी, ठीक है। करवाऊंगी ना भाई, आज से लेके सारा दिन मुझे कवर कराना पड़ेगा, नहीं तो मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाऊंगी, इसलिए आज से सब कुछ शुरू बिल्कुल। यहाँ पे आज भी आपकी क्लास देखो मैंने टाइम पे शुरू की है ना, और आज से लेके पूरे 8 दिन ना आप मुझे अपनी बायो के लिए दे दो। 8 दिन बाद बायो ना आपको बेहतर नहीं बेहतरीन आती होगी, ठीक है। आप शुरू करें। हाँ जी, 1000 मंडे को 1000 क्वेश्चन। अब आप याद रखो कि मैं आपको 1000 क्वेश्चन वो हैं जो 2018 के एग्जाम में आए थे, तब मैंने कराए थे। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए, कुछ जेई के पेपर में आए, कुछ एएलपी के पेपर में आए, कुछ स्टेट सर्विसेज के पेपर में आए। या फिर आप ये समझ लो, अगर बायो के नाम पे किसी एग्जाम में आपको जाना हो ना और आपसे पूछा जाए भाई बायो के लिए हम क्या पढ़े, तो वो 1000 क्वेश्चन तो पढ़ के जाने ही जाने हैं। तो एक बार ना, और बहुत ही कम टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको सबको आते होंगे, पर मैं चाहती हूँ आपको एक बार उन 1000 क्वेश्चन की रिवीजन कर लो, ठीक है। तो आप शुरू करें यहाँ पे। आज का एकदम नारियल फोड़े, बढ़िया, सब तैयार है यहाँ पे। अगले 8 दिन ना आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, सारा सेक्शन जो है वो कवर करना है। बढ़िया, आपकी 8 दिन में ना बायो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जिस दिन आपका बायो कंप्लीट होगा उसके नेक्स्ट डे फिजिक्स शुरुआत हो जाएगी, टेंशन नहीं। और फिजिक्स में ना लाइट और इलेक्ट्रिसिटी 2 चैप्टर मैं पहले कराऊंगी, ठीक है। बाकी चैप्टर अपन बाद में करेंगे, वो बाद में बाकी चैप्टर आपको आते हैं। आपको जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो है लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और न्यूमेरिकल्स, 3 चीजों में प्रॉब्लम है, तो वो 3 चीजें हम पहले कर लेंगे, बाकी का सेक्शन जो है ना वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी शुरू कर रहे हैं, बायोलॉजी से शुरू कर रहे हैं। एकदम बढ़िया पेपर पेन लेके बैठ जाओ, सारी चीजें लर्न करनी है और बढ़िया सब कुछ समझना है। जहां पे ना समझ आए मुझे बता देना, जिस वर्ड को आप ना समझ पाओ वहीं पे मुझे रोक देना और चीजें पढ़ना। लास्ट में क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, पर वो 15 मिनट। अब 1 घंटा मजेदार थ्योरी पढ़ो बायोलॉजी की। देखो बायोलॉजी एक तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है, या बायोलॉजी अलग से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे सबसे ज्यादा बायो पूछी जाती है। इनफैक्ट अगर आप यूपीएससी भी दे रहे हो तो भी बायो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। आप एसएससी का जो जीके वाला सेक्शन देखोगे उसमें भी सबसे ज्यादा बायोलॉजी आती है, राइट। बायो वर्ड 2 चीजों से मिलके बना होता है। बायो वर्ड का मतलब है बायोटिक, ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, बायोटिक शब्द है। बायोटिक शब्द क्या कहलाया जाता है, जैविक कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, जैविक। और लॉजी वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का अध्ययन करना, ये होता है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हो रही है, या जीव विज्ञान इसको हिंदी में कहते हैं, तो जीव विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हो रही है। सबसे पहले आपके पास जो 14th या 16th सेंचुरी में जो आपके पास होता था ना विज्ञान, उसको आप नेचुरल साइंस बोलते थे। क्या बोलते थे, प्राकृतिक साइंस या नेचुरल साइंस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस। अब एक यहाँ पे आपके सर जी आ रहे हैं जिनका नाम है अरस्तु, और उनका इंग्लिश में नाम होता है अरिस्टोटल। तो कई बार बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अरिस्टोटल अलग है, अरस्तु अलग है। ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अरिस्टोटल और अरस्तु आए, उन्होंने कहा भाई आप सब कुछ नेचुरल साइंस में क्यों डाल रहे हो, आप ब्रांचेस को अलग करो। उन्होंने क्या किया, यहाँ से जो आपकी भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स होती है उसको अलग कर दिया, जो केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान जो होती है उसको अलग कर दिया। बात आई यहाँ पे बायो की, तो यहाँ पे आ गई बायोलॉजी। अब उन्होंने कहा भाई बायोलॉजी में भी तो सारी की सारी जैविक चीजें आप उठा के लाए हो। अब मैं आपको बोलूं कि प्लांट्स मरे हुए हैं तो आप बोलोगे भाई ये क्या है, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। मैं बोलूं प्लांट्स चलते हैं, है ना, अगर आप बोल रहे हो कि प्लांट जिंदा है या लिविंग चीज है तो प्लांट्स तो चलने होने चाहिए क्योंकि हर लिविंग चीज चलती है। नहीं जी, यहाँ पे स्टेटमेंट हो जाती है मेरी गलत, क्योंकि जो बायोलॉजी है ना उसमें आपके पास एक सेक्शन आता है जिसको हम बॉटनी के नाम से जानते हैं, और एक सेक्शन आता है जिसको हम जानते हैं जूलॉजी। बॉटनी आप मेरे साथ कल पढ़ोगे, जूलॉजी जो है वो आप मेरे साथ परसों पढ़ोगे। लेकिन अरस्तु ने क्या किया कि भाई बायोलॉजी को भी 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, जिसमें यहाँ पे बॉटनी और जूलॉजी 2 सेक्शंस आपके आ गए। एक बॉटनी वाला सेक्शन आ गया, एक आपके पास आ गया जूलॉजी वाला सेक्शन, ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी। नाउ अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अरस्तु को इसी चीज
वजह से बायोलॉजी का जनक यानी कि फादर जो है वो बोल दिया गया। लीजिए भैया, बायोलॉजी के फादर कौन है? जिसने बायोलॉजी को जन्म दिया वही बायोलॉजी के फादर हो गए। हालांकि वर्ड बायोलॉजी जो है वो 1802 में ही आके डिस्कवर हुआ है, लेकिन उससे पहले चीजें सारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन है, तो आप बोलो अरस्तु, राइट। अरस्तु जो है ना वो यहाँ पे क्या है, उन्होंने ज़ूलॉजी भी बना दी। तो अरस्तु जो है वो बायोलॉजी के जनक भी कहे जाते हैं और अरस्तु जो है वो ज़ूलॉजी के जनक भी कहे जाते हैं। और जब बॉटनी और ज़ूलॉजी बनी तो अरस्तु के द्वारा क्या किया गया, 500 जो एनिमल्स हैं उनकी एक डाटा निकाली गई, उनके कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उनके लक्षणों को पढ़ा गया और उसको बोल दिया भाई ये तो आपका हिस्टोरिया एनिमेलिया है। क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलिया नाम की एक किताब बनाई और उसमें 500 एनिमल्स के बारे में मेंशन कर दिया। अब बॉटनी की एक्सप्लेनेशन अरस्तु ने नहीं की, बॉटनी की एक्सप्लेनेशन जो की गई वो की गई आपकी थियोफ्रेस्टस जी के द्वारा। किसके द्वारा? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने क्या किया कि ऐसे ही 500 प्लांट्स जो है ना उनको उठाया, उनके बारे में पूरा पढ़ा, अध्ययन किया और उनके बारे में मेंशन किया और किताब का नाम लिख दिया क्या? हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम रख दिया? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये लीजिए भैया, ये आपकी बन गई बॉटनी। तो यहाँ पे बॉटनी हो गया, यहाँ पे जो है वो ज़ूलॉजी हो गया। अब इसके अलावा अरस्तु को एक तो आप ये याद रख लो, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, अरस्तु को फादर ऑफ ज़ूलॉजी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा अरस्तु को फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी बोलते हैं। ये जो भ्रूण विज्ञान जिसे कहा जाता है ना, जहाँ पे एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा जाता है, वो भी आपके अरस्तु के द्वारा दिया गया था। उसके अलावा ये जो फॉसिल्स को निकालने की बात की गई थी, पैलियोंटोलॉजी जिसे कहते हैं, जहाँ पे फॉसिल्स निकाले जाते हैं, वो भी आपके अरस्तु के लिए ही बोला जाता है। तो एग्जाम में अगर आए ना फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ ज़ूलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी और फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी, फॉसिल्स, उन सबका फादर जो है वो किसको बोलते हैं? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने बायोलॉजी की शुरुआत कर दी। यहाँ पे चीजें आपकी वाइंड अप हो गई, दो किताबें लिख गई, हिस्टोरिया प्लांटेरम और हिस्टोरिया एनिमेलिया करके ना दो किताबें जो है वो लिख गई। अब यहाँ पे एक चीज बस ये लर्न कर लो कि 1802 में ये जो बायोलॉजी शब्द है ना, वो इतने सारे साइंस मतलब इतनी सारी चीजें होंगी, लेकिन बायोलॉजी शब्द को डिस्क्राइब जो है वो किसने किया? लेमार्क और ट्रिवरेंस। दो नाम आप याद रखो, लेमार्क और ट्रिवरेंस जी के द्वारा 1802 में बायोलॉजी शब्द जो है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया। यहाँ पे लेमार्क नाम याद रखना, लेमार्क वही है जिन्होंने एवोल्यूशन के दौरान जो है ना ये एक्सप्लेन किया था कि लेमार्किज्म क्या होता है। जिस जीन को या जिस चीज को हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो चीज बढ़ती जाती है, जिस ऑर्गन को हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो बढ़ता जाता है। जैसे राइट हैंड को ना हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड से बड़ा होता है। तो वही है ये लेमार्क और ट्रिवरेंस। यहाँ पे चीज खत्म आ गई, यहाँ पे इतनी चीज जो है वो खत्म हो गई आपकी। एक बार डाउट जो भी है ना, आप एक मैं जब ब्रेक दूंगी और आपसे डाउट आपके पूछूंगी ना, तब आप मुझसे ना सारे डाउट्स पूछ लेना। यहाँ पे बायोलॉजी की शुरुआत होगी, सब कुछ शुरू हो गया। अब एक नाम यहाँ पे आता है कार्लिनियस का, ठीक है। यहाँ पे नाम एक लिख लीजिए, कार्लिनियस। कार्लिनियस ना वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहली बार ये बोला कि अगर आपके पास इस धरती पे मिलियंस ऑफ मिलियंस प्लांट्स और एनिमल्स है ना, तो भाई आप उनका नामकरण तो कर दो। घर में 5 लोग भी होते हैं तो भी सबकी नाम होती है ना। कोई नया बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते के साथ ही फटाफट जल्दबाजी क्या होती है कि आप उसका नाम रख दो। क्यों? क्योंकि कोई इसको चुन्नू पुन्नू रुन्नू सुन्नू बोल रहा होगा। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए कि भाई चीकू सीकू बोले, उससे पहले तो उसका फ्रूट्स और वेजिटेबल पे नाम जाए। इससे अच्छा भाई अगले का जल्दी से नामकरण कर दो, ताकि कोई भी ना कुछ भी ना बोले, चीकू पीकू ये सब ना बोले, सीधा जो है ना वो नाम पे आ जाए, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है कि कार्लिनियस ने सबसे पहले ये बोला कि भाई इनका नामकरण करना शुरू करो। नामकरण करने से पहले इनको पहचान लो, यानी कि क्लासिफिकेशन कर लो। अब घर में जब पंडित जी बच्चे के पैदा होने पे आते हैं तो पंडित जी क्या बोलते हैं? माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, गाँव कौन सा है, घर कौन सा है, गोत्र कौन सा है, ऐसा करके कुछ कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं। कार्लिनियस ने भी एक वर्ड दे दिया कि लीजिए भैया वर्गीकरण जो है वो करना शुरू करिए। क्या करिए? वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करना शुरू करिए, है ना। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करिए। और इसी में उन्होंने एक और शब्द ऐड किया जिसको हम बोलते हैं टेक्सोनमी। टेक्सोनमी का मतलब क्या है? टेक्सा। टेक्सा का मतलब क्या है? रैंक। अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है तो वो घर का सबसे छोटा सदस्य हो गया,
है ना। आप सीक्वेंस निकालोगे, परदादा, दादा, पापा, बच्चा, ऐसे सीक्वेंस निकलता है। हर किसी की अपनी अपनी रैंक होती है एक फैमिली चार्ट में। वैसे ही करके अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करोगे, यानी कि ऑर्गेनिज्म मतलब आपके जीवधारी, जीवधारी क्या, जैविक चीजें। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करोगे तो आपको उसको एक रैंक देनी पड़ेगी, उसको एक पोजीशन देनी पड़ेगी। कार्ल लिनियस ने क्लासिफिकेशन शब्द जो है उसको आइडेंटिफाई कर दिया और उसके बाद ये बोल दिया कि धरती पे मौजूद जितने भी जीव है ना, आप उनको दो पार्ट्स में डिवाइड तो करो पहले। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में, जिनमें से एक आपके क्या कहे जाएंगे, प्लांट्स कहे जाएंगे, पौधे कहे जाएंगे, एक एनिमल्स या जंतु कहे जाएंगे, प्लांट्स और एनिमल्स। लीजिए भी आपके पास प्लांट्स और एनिमल्स जो है ना वो तैयार हो गए। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल लिनियस इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने दे दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको आप क्या बोलते हो, दो जगत प्रणाली। किस नाम से जाना जाता है? दो जगत प्रणाली के नाम से जाना जाने लगा। इसीलिए हम कार्ल लिनियस को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे कभी एग्जाम में पूछेंगे फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, तो आप कार्ल लिनियस जी का नाम लेंगे। अब इसके साथ साथ कार्ल लिनियस ने एक और काम किया कि भाई जब आप उनको प्लांट्स और एनिमल्स बोल रहे हो तो क्यों ना हम इनकी नेमिंग करना शुरू कर दें, यानी कि इनका नॉमेनक्लेचर करना शुरू कर दें। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है भाई, आपका नाम, जब आप अपना नाम बोलते हो, आपसे कोई नाम पूछता है अपना कि आपका भाई बताओ नाम क्या है, तो आप सीता, गीता, रीता, सीता, चुन्नू, पुन्नू तो नहीं बोलते हो, आप प्रॉपर नाम बोलते हो जो आपके घर वालों ने रखा है, यानी कि एग्जैक्ट नेम ऑफ योर्स आइडेंटिटी, राइट। अब जैसे तुषार चौधरी, अब तुषार चौधरी में तुषार वर्ड क्या हो गया, आपका नाम हो गया, एंड चौधरी इज योर कास्ट, है ना। चौधरी, चौधरी जो है वो यहाँ पे कास्ट हो गई। तो ये क्या है, नेमिंग है ना आपकी, नॉमेनक्लेचर किया जा रहा है ना, आपका नाम किया। आपको बहुत अच्छे से पता है कि तुषार मेरा नाम है और कास्ट जो है वो मेरी चौधरी है ना। ये करके हम लिखते हैं, ऐसे ही करके ना आपकी नॉमेनक्लेचर दी जो कार्ल लिनियस के हिसाब से बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हुआ। क्या हुआ? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हुआ। ये वही है जैसे हमारे नाम लिखे जाते हैं। अब अगर मुझे पैंथर, यानी कि जो आपका, जैसे मान लीजिए मुझे टाइगर का बताना है, पैंथर का जो है नाम पूछना है आपसे, चीते का नाम, अब आप ही तो उसको चीता बोल रहे हो ना, दुनिया भर में तो उसे चीता नहीं बोलते होंगे, जापानीज उसको चिंग चिंग करके कुछ बोलते होंगे, है ना, जापान में कुछ, अफ्रीका वाले तो पता नहीं क्या ही बोलते होंगे। तो हमने बोला भाई इसका एक ऐसा नाम रख लो जो बाहर वाले सब लोग बोलेंगे। घर में तो आप बच्चे को कुछ ही बोलो ना, चीकू, चीकू, रीटू, सीटू, कुछ ही बोलो, लेकिन क्या है ना कि जब आप घर में कुछ आपका नाम अच्छा सा रखा जाएगा तो वो घर का नाम होगा, निक नेम जिसे कहते हैं ना। कहते हैं ना हमें, आपको प्यार से क्या बुलाते हैं भाई, हमें प्यार से लोग बुलाते ही नहीं, हमारा सीधा नाम लेते हैं। तो कुछ का नाम होता है, अब जैसे मेरा नाम घर का भी यही है, बाहर का भी है, सब जगह का नाम यही है। मेरे को तो ये लगता है कि जिसके दो नाम होंगे भाई वो तो कंफ्यूज ही हो जाएगा, बाहर जाके उसको कुछ और बोलेंगे तो उस भाई किसको बुला रहे हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे क्या है, आप चीता या उसको कुछ और तो बोल रहे हो ना, घर में बोल रहे हो ना चीता, सब लोग थोड़ी ना चीता बोलते हैं, सब लोग क्या बोलते हैं, ऐसे नॉक्स, ऐसी नॉक्स, ऐसी करके आपने क्या किया, पैंथरा फैमिली बना दी, पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा, ऐसे करके पूरा फैमिली तैयार हो गया। कैट की फैमिली, डॉग की फैमिली, बंदर की फैमिली, प्राइमेट्स हो गई, हम मैमल्स हो गए, हमारा नाम होमोसेपियन हो गया। एंड ऐसे कर करके ना बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर करना शुरू कर दी। तो आपके पास इस धरती पे जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको हम जानते हैं, हमने उनका नाम रख दिया, ठीक है। हमने क्या कर दिया नाम, एस्कैरिस लुब्रिकॉइड, है ना, हाइड्रा का नाम रख दिया, स्टारफिश का नाम रख दिया, मछली का नाम रख दिया, स्कॉलियोडॉन, है ना। ऐसे हमने खाने की चीजों के नाम रख दिए, प्लांट्स के भी नाम रख दिए। तुलसी होगा तो आप उसे ऑसिमम सेंक्टम बोलोगे, नीम का प्लांट होगा तो आप उसे अजाडिरेक्टा इंडिका करके बोलोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ मुझे हिबिस्कस का प्लांट नाम का क्या है, गुड़हल के पौधे का नाम क्या होता है, तो आप बोलोगे हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। ये जो हर दिन आप टमाटर खाते हो, टमाटर का नाम क्या है। हर दिन जो आलू खाते हैं उसका नाम क्या है, सोलैनम ट्यूबरोसम, तो आलू का नाम क्या हो गया, सोलैनम ट्यूबरोसम। बाइनोमियल इसमें क्या है, सोलैनम जो है वो वर्ड है, ट्यूबरोसम जो है वो क्या हो गया उसका जीनस और स्पीशीज। अब मुझे अगर किसी की फैमिली को रिप्रेजेंट करना हो
ठीक है। फैमिली में फैमिली को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इसको ना ऐसे लिख देती हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा ना अपनी स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो आप, पहले आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, धीरे धीरे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर 4 किंगडम, फिर 5 किंगडम, फिर 6 किंगडम। ये यहाँ पे है आपके, देखो ये कार्लिनियस, शक्लें भी देख लो ताकि आपको पता लगे। देखो इनके बाल जो हैं वो पता नहीं, असली बाल पहले ऐसे ही हुआ करते थे, पहले कटाने का ज्यादा फैशन नहीं होता था, बाल कटाने में पैसा नहीं वेस्ट किया जाता था, तो सारे बालों को ऊपर से लेके ऐसे से करके फोल्ड कर लिया जाता था। कार्लिनियस करके याद रखिए, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इनको बोलते हैं। यहाँ पे स्वीडन के थे ये, स्वीडिश बॉटनिस्ट करके इनको बोला जाता है। 1707 में ये पैदा हो गए थे, ठीक है, 1707, 23 मई को बर्थडे है यहाँ पे, 1707 को पैदा हुए। 3 चीजों के लिए जाने जाते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन और फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इन्होंने नेचर को क्लासिफाई कर दिया, नेचर और जेनरा और स्पीशीज के अंदर। इन्होंने कम से कम अपनी लाइफ में 4400 एनिमल्स का नाम दिया और 7000 से ज्यादा जो है ना वो प्लांट स्पीशीज का नाम दिया। चीफ रॉयल फिजिशियन के नाम से इनको जाना जाने लगा और स्वीडन के राजा के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। ये आपके कार्लिनियस, जिनको आप क्या बोलते हो यहाँ पे, कर्लर से नहीं कर्ल किया है, पहले ऐसे ही हुआ करते थे। तो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन आज हम चीजों के नाम जानते हैं, वरना हम अभी भी इस चीजों के ना नाम नहीं जान रहे होते। लिनियस ने सबसे पहली क्लासिफिकेशन 1735 में दी थी, 1707 में ही वॉज बॉर्न और 28 साल की उम्र में कार्लिनियस के द्वारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। बाद में आपके आंस टकल आते हैं जो ऑलमोस्ट 100। अच्छा देखो यहाँ पे ना इस चीज की इंपॉर्टेंस समझना कि कार्लिनियस ने सब कुछ जो एक्सप्लेन किया वो 1707 में किया। आप इंटेलिजेंस का लेवल देखो उस बंदे का कि 1707 में पैदा हो गए, 1735 में सॉरी उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया। उनके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद जब 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन आई तो आप सोचो वो कम से कम 120 साल के बाद थी। तो आप सोचो उस पर्सन के दिमाग में और आगे आने वाली जनरेशन के दिमाग में 120 साल का अंतर था। आंस ठक्कल के द्वारा जो है वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया 1866 में, 1866 में। और फिर से आप देखना, फिर जब आगे आपकी क्लासिफिकेशन जा रही है फिर वो 100 साल के अंदर में आ रही है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद जो अगली क्लासिफिकेशन हम जानते हैं वो विटेकर की क्लासिफिकेशन है, जो एग्जैक्टली जो है 103 साल के बाद थी। तो यहाँ पे ना चीजों को अंतराल समझना कि चीजों का अंतर कितना है। यहाँ पे विटेकर की क्लासिफिकेशन 1969, कार्ल वूज की क्लासिफिकेशन 1976, जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था लेकिन वो फेल हो गया था। तो सबसे ज्यादा मान्यता जो है वो 3 क्लासिफिकेशंस को दी जाती है, आपकी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्योंकि वो पहली बार हुआ था, आंस टकल 1866 में जो दूसरी बार क्लासिफिकेशन थी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, और उसके बाद 100 साल के बाद जब विटेकर ने अपनी क्लासिफिकेशन दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो आपकी सबसे सटल क्लासिफिकेशन बोली जाती है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। इतना चीज समझ बैठा। अब यहाँ पे देखो ये आपके कार्लिनियस, इनके द्वारा काफी सारी किताबें भी लिखी गई थी। स्पीशीज कहते हैं, एक आपकी बड़ी फेमस सी किताब थी जिसको बाद में चेंज करके बोला गया स्पीशीज प्लांटरम और जेनरा प्लांटरम। बेंथम एंड हुकर के द्वारा इस किताब को कंटिन्यू किया गया था। इस चीज को जरा समझो, मैं इस पॉइंट पे आना चाह रही हूँ कि जब आप बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर या किसी भी चीज का नाम लिख रहे थे ना, तो आपने उसको कैसे शुरू किया भाई? सबसे पहले आपको किंगडम लिखना पड़ेगा, फिर फाइलम लिखना पड़ेगा, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और स्पीशीज। ये आपसे एग्जाम में सीक्वेंस पूछा जाता है। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? देखो आपको कैसे लर्न करना है। किंगडम का मतलब होता है पूरा का पूरा जगत, फाइलम का मतलब होता है संघ, क्लास हो गया आपका यहाँ पे क्लास, किस क्लास को बिलोंग करता है, ऑर्डर मतलब वर्ग हो गया, फैमिली मतलब कुल हो गया, और जीनस और स्पीशीज को जीनस और स्पीशीज बोलते हैं। ऐसे एक लाइन में रट डालो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। कैसे? एक बार मेरे साथ जो है वो रट डालो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। यहाँ पे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जैसे आपके नाम से पहले आपकी फैमिली आती है, ऐसे करके लर्न करो। जब आपसे आपका नाम पूछा जाता है तो जब आप कास्ट बताते हो तो कोई भी पर्सन ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपकी कास्ट जो है वो, उससे आपकी फैमिली का पता लग जाता है। तो जीनस और स्पीशीज से पहले क्या हो गया? फैमिली पता लग गई। फैमिली के बाद ऑर्डर हो गया, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास से पहले फाइलम और फाइलम से पहले किंगडम। जैसे ह्यूमंस की बात करते हैं, हम लोग किस किंगडम को बिलोंग करते हैं? हम एनिमल हैं, ठीक है।
अरिस्टोटल ने एक स्टेटमेंट दी थी, ह्यूमंस आर दी मोस्ट सोशियो एंड पॉलिटिकल एनिमल, मतलब मनुष्य जो है वो है तो जानवर ही, लेकिन सबसे ज्यादा सामाजिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था वाला ना जानवर जो है वो आपका बोला जाता है। ठीक है, आपका एनिमल हो गए, फिर कॉर्डेट हो गए, हमारी क्लास जो है वो मैमल है, ऑर्डेट्स हम ऑर्डर जो है वो हम प्राइमेट्स में आते हैं, फैमिली हमारी होमोनिड है, क्लास हमारा होमो है, और हमारा स्पीशीज जो है वो होमो सेपियंस है। इसीलिए हमारा नाम जो है वो क्या बोला जाता है, हमारा नाम जो है वो क्या बोला जाता है, होमो सेपियंस करके बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, होमो सेपियंस करके यहाँ पे बोलते हैं। राइट, इस पूरे पार्ट को आप लर्न कर लो और ज्यादा कुछ लर्न नहीं करना है, KPCOFGS। और सबसे बड़ी बात, आपको सीक्वेंस अरेंज करने के लिए या कुछ भी पूछा जाएगा तो आप जल्दी से एक लाइन में लर्न कर लो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, या स्पीशीज जीनस के पहले फैमिली आएगी, फिर ऑर्डर आएगा, ऑर्डर से पहले क्लास आएगा, क्लास से पहले फाइलम आएगा, फाइलम से पहले आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे किंगडम आ गया। ऐसे करके यहाँ पे आप लर्न कर लो। ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ पे, अब बात करते हैं विटेकर की। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल जो आपकी क्लासिफिकेशन थी वो विटेकर की क्लासिफिकेशन थी। उन्होंने सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पे रह रहे हैं ना, उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमें क्यों कंफ्यूजन करना है ना, हमें प्लांट्स और एनिमल्स अगर लेते हैं तो क्या सारे पौधे एक जैसे हैं, एनिमल्स अगर हम लेते हैं तो क्या सारे एनिमल एक जैसे हैं। बैक्टीरिया हमारी कभी कैरेक्टरिस्टिक से मैच कर सकते हैं, एनिमल्स कभी भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक से मैच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। इसीलिए आप याद रखिए कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको विटेकर के हिसाब से 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब ये वाला चार्ट को समझने से पहले आपको मेरे साथ ना कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। मैं स्क्रीन कर रही हूँ वाइट, आप मुझे जो है ना कुछ चीजें बताइएगा कि कैसे चीजों को आपने समझा। विटेकर ने 1969 में ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट करके दुनिया के सामने रख दी और उसको बोला 5 जगत प्रणाली। क्या बोला यहाँ पे, 5 जगत प्रणाली, यानी कि सारे ऑर्गेनिजम्स लो और 5 पार्ट्स में डिवाइड करो। और इस चीज की देखो इंपॉर्टेंस समझना, जब भी घर में बच्चा होता है कितनी जल्दी होती है ना उसका नामकरण रखने का। सब बोलते हैं ना नाम क्या रखा, नाम क्या रखा, आप वैसे ही करके लर्न कर लो। जब भी आपने एनिमल्स की बात करोगे यहाँ पे, तभी भी तो आपको पता होना चाहिए कि नाम क्या रखा है। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे याद रख लो 5 जगत प्रणाली हो गया। 5 जगत प्रणाली में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीजें समझो, यहीं से बायोलॉजी की एग्जैक्टली शुरुआत हो जाती है। विटेकर ने आधार क्या लिया, ठीक है, किस आधार पे इन 5 को पार्ट्स में डिवाइड किया। आपने सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स क्यों नहीं बोला, आप इन्हें 5 पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हो, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसके कुछ बेसिक्स थे, ऐसा करके यहाँ पे लर्न करना। ठीक है, आधार, सबसे पहला आधार है सेल, क्योंकि हम सब सेल के बने हुए हैं। हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है ना वो सेल होती है। जिस तरीके से घर की सबसे बेसिक चीज जो है वो ईंट होती है, केमिस्ट्री में पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो मैटर होती है, सबसे छोटी इकाई जो है वो एटम होती है, उसी तरीके से आपके सेल की सबसे छोटी इकाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जिसको बोलते हैं वो सेल बोलते हैं। सेल अपने आप में ना एक छोटा सा कमरा होता है, और ऐसे बहुत छोटे छोटे कमरे जो है ना कमरे बना के आप क्या कर देते हो, एक पूरा कमरा तैयार कर देते हो, है ना, यानी कि आप एक बॉडी तैयार कर देते हो। अब यहाँ पे मैं आगे कुछ भी पॉइंट्स बोलूंगी, अगले 5-6 मिनट जो मैं बोलूं उसमें कहीं पे भी डाउट हो उसको लिख लीजिएगा और मैं आपको टाइम दूंगी, उसको आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले सेल के बेसिस पे विटेकर ने क्या बोला कि जानवरों को आप क्या बोल सकते हो, या तो आप यूनिसेलुलर बोल सकते हो या फिर मल्टी सेलुलर बोल सकते हो। जानवरों को आप क्या बोल सकते हो, या तो आप यूनिसेलुलर बोलो या आप मल्टी सेलुलर बोलो। यूनि का मतलब हो गया एक, यानी कि जो एक कोशिका का बना। देखो जब जीवन का आधार सेल है तो आप सेल के बेसिस पे ही चीजें डिवाइड करोगे। जब जीवन का आधार सेल है तो आप सेल के बेसिस में चीजों को डिवाइड करोगे ना। अब सेल क्या है, किसने आइडेंटिफाई किया, ये बात की बात है। हम सिर्फ क्लासिफिकेशन या विटेकर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो पहले विटेकर को समझ लेते हैं, सेल को बाद में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये कि कोई भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, यानी कि कोई भी जीव जो है वो एक सेल का बना है या फिर जो है वो बहुत सारे सेल्स का बना है, एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय। पहली चीज समझ आ गई। अगर एक सेल का जीव बना है तो आप उसे क्या बोलोगे, आप उसे मुनैरा भी, चलो ये मैं बाद में, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
एक सेल का बना है तो आप उसे क्या बोलोगे, एक कोशिकीय। और अगर बहुत सारे कोशिकाओं का बनता है तो मल्टी सेलुलर बोलते हैं। या तो देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म एक का बनेगा या फिर बहुत का बनेगा, 2 या 3 का नहीं बनेगा, या तो एक का बनेगा या बहुत का बनेगा। पहला पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट लिखते जाना क्योंकि मैं इसको रब करूंगी, है ना, या तो मैं छोटा कर सकती हूँ ना, ये तो गायब ही हो गया ये वाली चीज, है ना। चलो अब दूसरा पार्ट देखो। दूसरा पार्ट क्या है कि कोई भी आप ऑर्गेनिज्म की बात करो, चाहे वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, वो आपका या तो प्रोकैरियोटिक होगा या फिर यूकैरियोटिक होगा, है ना। या तो प्रोकैरियोटिक होगा या फिर यूकैरियोटिक होगा। अब इसका मतलब क्या है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रो मतलब पहले, कैरियोटिक वर्ड में, कैरियोटिक वर्ड का मतलब होता है कैरियन, कैरियन वर्ड का मतलब होता है केंद्रक, राइट। क्या होता है, केंद्रक। अगर किसी भी चीज में न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं मौजूद होता है, या ऐसे जानवर जो केंद्रक के आने से पहले ही आ गए, तो आप उन्हें प्रोकैरियोटिक बोलते हो। यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं, यू का मतलब बायो में होता है ट्रू, यानी कि सच्ची चीज है। कैरियन का मतलब तो केंद्रक है ही। जिन जानवरों में न्यूक्लियस या केंद्रक मौजूद होता है उनको आप क्या बोलते हो, यूकैरियोटिक बोलते हो, ठीक है। जो आपके यूकैरियोटिक हैं वो क्या है, जहां पे ट्रू न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है, तो आप उसे क्या बोलोगे, यूकैरियोटिक बोलोगे। इतनी चीज समझ आ गई, दोनों का मतलब समझ आ गया। अब जरा यहाँ पे देखते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव जो हैं वो आपके कैसे कैटेगराइज कर रहे हो आप। अगर मैं आपसे पूछूं कि सारे के सारे यूनिसेलुलर जीव प्रोकैरियोटिक होंगे, तो क्या मेरी स्टेटमेंट सही है, नहीं है ना, गलत है मेरी स्टेटमेंट, क्योंकि यूनिसेलुलर जीव प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, और यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर जीव यानी कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक जो है ना वो भी हो सकते हैं, राइट। दूसरा है मल्टी सेलुलर, यानी कि जो जीव होते हैं ना वो आपके मल्टी सेलुलर है। अगर यूनिसेलुलर नहीं है तो मल्टी सेलुलर है। क्या मल्टी सेलुलर जीव प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, कमेंट्स में लिखो क्या हो सकते हैं या नहीं। क्या मल्टी सेलुलर जीव प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, बताओ बताओ जल्दी बताओ। क्या यूकैरियोटिक जीव, मल्टी सेलुलर जो है ना वो क्या आपके यूकैरियोटिक हो सकते हैं या प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं। क्या मल्टी सेलुलर जीव कभी प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। ये वाली स्टेटमेंट याद रखना, ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। आपका मल्टी सेलुलर जीव जो है वो किसको बोला जाता है, वो यूकैरियोट्स को बोला जाता है। या फिर मैं वाइस वर्सा बोलूं, कोई भी मल्टी सेलुलर जीव जो है वो हमेशा यूकैरियोटिक होगा और कभी भी प्रोकैरियोटिक नहीं होगा, ठीक है, प्रोकैरियोटिक नहीं होगा। मल्टी सेलुलर जीव कभी भी प्रोकैरियोटिक नहीं होगा, हमेशा यूकैरियोटिक होगा। इसको मी से लर्न कर लो। जब भी जिंदगी में किसी भी चीज की बात आती है ना, सबसे पहले हमें अपनी पड़ी रहती है ना। अब मैं यहाँ पे वापस लिख ले रही हूँ, यूनिसेलुलर जीव जो हैं वो आपके कैसे हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। और मल्टी सेलुलर जीव जो हैं वो हमेशा ही हमेशा क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। यही बात विटेकर ने समझाने की कोशिश की और समझाते समझाते वो इस निष्कर्ष पे आ गए कि यूनिसेलुलर अगर कोई जीव है और साथ में वो प्रोकैरियोटिक है तो आप उसको क्या बोलोगे, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या, जीवाणु। इस धरती पे सबसे पहले आने वाली चीज बैक्टीरिया। इस धरती पे सबसे ज्यादा नंबर में अगर कोई चीज मौजूद है तो वो बैक्टीरिया है, और इस धरती से कभी आखिरी कोई चीज खत्म होगी ना तो वो भी बैक्टीरिया ही होगी। अगर यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक है तो आप उसको बैक्टीरिया बोल दो, अगर यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है तो आप उसे बोलोगे प्रोटिस्टा। क्या बोलोगे, प्रोटिस्टा, जिसमें आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटम्स, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, ये सब जो आते हैं वो प्रोटिस्टा कहलाते हैं। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक में आपके पास 3 कैटेगरीज आती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है फंजाई। इसको कृपया करके ना फुंजी मत बोलना, मतलब भाई साहब फंगाई की तो ऐसी लेनी देनी कर रखी है ना लोगों ने, उसका कुछ भी नाम लेते हैं।
फंगस जो है ना ये फंगस है, ठीक है। इंग्लिश में अगर पढ़ना है तो फंगस पढ़ो या फंजाई पढ़ो, नहीं तो हिंदी में पढ़ लो कवक, फुंजी, फुंगाई। भाई बेचारा दुखी होके ना आत्महत्या ही कर लेगा, वैसे भी डेड चीजों पे डिपेंड करता है। फंगस क्या है, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक है, यानी कि ये है मी, क्या है मी है ये सारे। अब देखो प्लांट्स हो गया, फंगस के बाद आपका आ गया प्लांट्स जिसको पौधा बोलते हैं, और प्लांट्स के बाद आ गया एनिमल्स। अब बताओ विटेकर की क्लासिफिकेशन पूरी हो गई। यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो सबको समझ आ रहा है। क्लासिफिकेशन के बाद ये चीज याद रखिएगा कि एक तो उन्होंने जो दो मेन क्राइटेरिया थे वो यही थे कि यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, दूसरा प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, तीसरा था डिवीजन ऑफ सेल्स कि बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो अपना काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, कोई तो अपना काम कर रहा है सही से कि नहीं कर रहा है। चौथा पॉइंट क्या था यहाँ पे कि डिवीजन के बाद आपको ये बताना है कि क्या फोटोसिंथेसिस की जा रही है या नहीं की जा रही है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस अगर की जा रही है तो जो जानवर होगा आप उसको ऑटोट्रॉफ बोलोगे, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्वपोषी, राइट। और अगर हेट्रोट्रॉफ है जो दूसरों पे डिपेंड करता है तो आप उसको बोलोगे परापोषी, ठीक है, परापोषी। क्या बोलोगे, परापोषी। अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस करने का तरीका क्या है, ठीक है। नहीं कर रहा है तो हेट्रोट्रॉफिक है, दूसरे से ले रहा है खाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसका तरीका क्या है, ये पांचवा पॉइंट है। तो आप पहले तो ये बताइए कि आपका यहाँ पे ये सारी चीजें समझ आ गई। भाई एक्सेप्शंस होंगे ना नरेश जी, वो एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है। आपके पास जब मैंने बोला कि फंगस मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक है, तो जो ईस्ट या खमीर होता है वो यहाँ पे एक अपवाद होता है, वो है तो फंगस लेकिन उसके बाद भी वो यूनिसेलुलर प्लस यूकैरियोटिक होता है जो इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, यानी कि प्रोटिस्टा कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, राइट। अब इतना चीज समझ आ गया, इतना चीज बराबर बैठा। तो अब हम आ जाए वापस अपनी स्क्रीन पे, अनवाइट करते हैं। ये रही आपकी स्क्रीन, विटेकर जी के द्वारा 1969 में। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे 1969 और 59 में कंफ्यूजन होता है, कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। 1959 जो है इसमें शुरुआत की थी विटेकर ने, 1969 में अपना वर्क सबमिट किया था। तो यहाँ पे ये पूरा टाइमलाइन है, अगर 1959 भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 69 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों डेट्स लर्न कर लो, अगर दोनों ही डेट्स दी होंगी तो 69 आंसर चूज करना है, क्योंकि हमेशा वर्क सबमिट वाली जो डेट होती है वो ज्यादा मैटर करती है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पहला कैटेगरी क्या हो गया, मुनेरा, दूसरा कैटेगरी है प्रोटिस्टा, तीसरा कैटेगरी है फंजाई, चौथा है प्लांटे, और पांचवा है क्या, एनिमेलिया। यहाँ तक चीजें अगर समझ आई हैं तो एक बार पूरा का पूरा पार्ट जो है वो बता दो। अगर यहाँ तक चीजें समझ आई है ना तो पूरा का पूरा पार्ट बता दो। मैं देखो इस चार्ट को तो देखो आपको दे दूंगी, आप इसमें से रिवाइज कर लेना, बहुत ही ईजी है। मैं हर एक कैटेगरी पे आती हूँ एक एक करके। सबसे पहले ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये बिल्कुल बड़ा नहीं होता, ये इस धरती की सबसे छोटी चीज है। कैसे हमने नापा, सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया कौन सी कैटेगरी में आ रही है, बैक्टीरिया जो है वो मुनेरा कैटेगरी में आ रही है। किस में आ रही है, मुनेरा कैटेगरी में आ रही है, ठीक है, मुनेरा में आ रही है। मुनेरा कैटेगरी में आने का मतलब है कि इसमें देखो, अगर आप मुनेरा और बैक्टीरिया एक दूसरे के सिनोनिम्स है ना। कभी आपसे मुनेरा पूछे तो बैक्टीरिया आंसर कर दो, बैक्टीरिया पूछे तो मुनेरा दिमाग में ले आना। सारे के सारे मुनेरा बैक्टीरिया होते हैं, या मुनेरा कैटेगरी में सारे के सारे जीव जो हैं वो आपकी क्या है, बैक्टीरिया है, राइट। अब इनका थोड़ा डिस्टिंग्विश करते हैं। ये दुनिया के सबसे छोटे सेल्स हैं। छोटे सेल का मतलब है कि शुरुआत 0.1 माइक्रोमीटर से ही हो जाती है ना। 0.1 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया में पाया जाने वाला सबसे छोटा जीव है, जिसको आप माइकोप्लाज्मा बोलते हो। क्या बोलते हो, माइकोप्लाज्मा। इस धरती पे अगर सबसे छोटी चीज कोई भी मौजूद है, ठीक है, इस धरती पे सबसे छोटी चीज जो है वो मौजूद है, तो आप याद रखिए यहाँ पे वो है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव अगर कोई मौजूद है वो है माइकोप्लाज्मा। आपके शरीर में आरबीसीज मौजूद होते हैं, वो हमारे शरीर के सबसे छोटे सेल्स हैं। उनका भी डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है, और उसका जो चौड़ाई होती है मतलब विड्थ 2 नैनोमीटर की होती है, और चौड़ाई जो है वो 7 से 8 माइक्रोमीटर की होती है। और एक बैक्टीरिया जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर का होता है सबसे छोटा, 0.6 माइक्रोमीटर का स्टैंडर्ड साइज हो जाता है, और 60 माइक्रोमीटर तक भी जा सकता है, राइट। पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, बैक्टीरिया जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में ना सेल मेम्ब्रेन होती है। अब देखो ये सारी चीजें सेल है और ये जो आपकी स्क्रीन पे जो इस टाइम दिख रहा है वो सिंगल सेल है, एक ही सेल की बात हो रही है। ये पूरा का पूरा जो दिखाई दे रहा है ना वो एक सेल है, सिंगल सेल है। इस सेल को ढकेगा कौन? ढकेगा कौन? सेल मेम्ब्रेन, जिसको सेल झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, बैक्टीरिया में आपके पास सेल वॉल भी होती है, यानी कि कोशिका भित्ति जो है वो पाई जाती है। तीसरी चीज, बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल भी मौजूद होता है जो उसको शेप देता है, क्योंकि बैक्टीरिया अपनी शेप के आधार पे जानी जाती है। बैक्टीरिया में शेप अगर गोल है तो आप उसे कोकस बोलोगे, अगर रॉड शेप है तो आप उसको बैसिलस बोलोगे, अगर स्पाइरल शेप है तो स्पाइरस बोला जाता है, स्पाइरल बोला जाता है, और अगर इस तरीके की शेप है तो उसको हम कॉमा शेप का बोलते हैं। कैप्सूल हो गया जो उसको शेप दे रहा है। चौथे नंबर में अंदर की तरफ गए तो साइटोप्लाज्म हो गया, जीव द्रव्य जिसको आप बोलते हो, साइटोप्लाज्म को हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो ये जो आपको सब कुछ नजर आ रहा है ना ये आपका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर गए, पांचवी चीज देखा तो यहाँ पे आपको एक डीएनए नजर आया, डीएनए के साथ साथ आपको एक राइबोसोम भी नजर आएंगे। और आपको याद रखना है कि जहां पे भी डीएनए और राइबोसोम एक साथ मौजूद होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। समझ आ गया? अब इसके अलावा आपको इस बैक्टीरिया में क्या स्पेशल नजर आ रहा है? आपको इस बैक्टीरिया में सीलिया और फ्लैजिला नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, पक्षभाम करके इसको बोला जाता है। पर मजाल है आज तक किसी एग्जाम में पक्षभाम लिखा हो? सीलिया और फ्लैजिला करके लिखा जाता है, सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया जो है, फ्लैजिला जो है वो मूवमेंट में मदद करता है, सीलिया और फ्लैजिला किसी भी बैक्टीरिया के मूवमेंट में मदद करता है। तो ये सब कुछ जो है ना वो एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। ध्यान से पढ़ लो, जब डिफरेंस आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में पूछा जाता है तो आप दीवारें देखते हो, नहीं देखनी ना दीवारें, स्ट्रक्चर देखो ध्यान से। मैं दोबारा बता रही हूँ, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर उनको बोलते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, केंद्रक है ही नहीं। अब केंद्रक नहीं है तो शेप तो है, बैक्टीरिया की शेप है। शेप के आधार पे बैक्टीरिया को कोकस, बैसिलस, कॉमा और विब्रियो कॉलरा या विब्रियो कॉमा के नाम से जाना जाता है। आपके पास एक सेल है, ये सिंगल सेल है। सेल की शुरुआत हमेशा सेल मेम्ब्रेन से होती है, यानी कि पहली चीज जो होगी वो कोशिका झिल्ली होगी, दूसरी चीज हमेशा कोशिका भित्ति होगी, तीसरी चीज साइटोप्लाज्म होगा, चौथी चीज जो है वो सीलिया और फ्लैजिला होंगे, पांचवी चीज जो है वो एक डीएनए होगा, छठी चीज उस डीएनए के साथ राइबोसोम होगा और वो प्रोटीन बना रहे होंगे। स्ट्रक्चर समझ आ गया? यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ आ गया, ये चीज समझ आ गई आपको, ये चीज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। एक बार थम्स अप करके बता दो कि ये चीज आपको क्लियर है। बैक्टीरिया सबसे पहले एंटनी वॉन ल्यूनहॉक के द्वारा जो है इसको डिस्कवर किया गया था 18th सेंचुरी में, जो तकरीबन बात होती है ये 1775 के आसपास की। लेकिन उन्होंने इसका नाम बैक्टीरिया नहीं बोला था, उन्होंने बोला था एनिमल क्यूले। क्या बोला था? एनिमल क्यूले। फिर एक साइंटिस्ट जो है ना वो निकल के आते हैं जो बोलते हैं भाई इसका एक नाम रख दो। क्रिश्चियन एरनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट जो है वो निकल के आए, उन्होंने इसका नाम जो है वो क्या रखा? बैक्टीरिया। क्या रखा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वर्ड जो है वो ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल स्टिक, यानी कि एक छोटी सी छड़ी। बैक्टीरिया वर्ड का मतलब क्या है? छोटी सी एक छड़ी। तो छड़ी जैसे ही दिख रहे हैं ना, जैसे आप हाथ से इसको पकड़ लो और छड़ी से चलते चले जाओ तो वो क्या बोला जाएगा? छोटी सी छड़ी करके बोला जाएगा। बाद में बैक्टीरिया के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई, रिसर्च इस लेवल तक हुई कि भाई लो यहाँ पे तो बैक्टीरिया के बहुत सारे काम है, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, बैक्टीरिया को आप दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, बैक्टीरिया हमारे बॉडी में मौजूद होता है, विटामिन के डाइजेशन के लिए होता है, और एक कॉमन बैक्टीरिया, यूनिवर्सल बैक्टीरिया जो आपको हर जगह नजर आता है वो होता है ई कोलाई। ई कोलाई की फुल फॉर्म है एस्चेरिशिया कोलाई। अगर सबसे पहले किसी भी चीज के, लिविंग चीज का डीएनए पढ़ा गया था ना तो वो ई कोलाई का डीएनए पढ़ा गया था। एस्चेरिशिया कोलाई जो है ना उसका डीएनए सबसे पहली बार इस पृथ्वी पे ना पढ़ा गया था। तो ई कोलाई करके सबसे पहले आप याद रखना। बैक्टीरिया एक ऐसी चीज है जो सबसे वर्सेटाइल और सबसे अडेप्टिव ऑर्गेनिज्म है। जैसे मैंने बोला सबसे पहले धरती पे आया और धरती जब खत्म होगी ना तो उसके सबसे आखिरी में जो चीज खत्म होगी वो बैक्टीरिया होगी, और वो तभी खत्म होगी जब पूरी धरती फट जाए, तभी बैक्टीरिया खत्म होंगे, वरना बैक्टीरिया कभी खत्म नहीं होंगे। सबसे ज्यादा अडेप्टेबल है, सबसे ज्यादा वर्सेटाइल है। मतलब आप बैक्टीरिया को बहुत माइनस में रख लो, गर्मी में रख लो, सर्दी में रख लो, जाड़े में रख लो, -196 पे ले जाओ, पानी में उबाल
डाल दो, मीथेन प्रोड्यूसिंग करवा दो, ऑक्सीजन के बिना रख लो, ऑक्सीजन के साथ रख लो, आप दलदल में रख लो, पेड़ के अंदर रख लो, पेड़ के साथ रख लो, अपने शरीर के अंदर रख लो बैक्टीरिया को, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। मतलब इन टर्न बोले बहुत ही ढीठ ऑर्गेनिज्म है ये, और सबसे ज्यादा नंबर में भी है। अगर मैं आपसे बोलूं इस धरती पे सबसे ज्यादा नंबर में अगर गिनती आप कर सकते हैं ना, कि बैक्टीरिया की गिनती करके बता दो, तो सबसे ज्यादा ना आपके पास इस धरती पे बैक्टीरिया ही मौजूद होता है, राइट। ये सारे फीचर्स करके याद रखिएगा आप। यहाँ पे बैक्टीरिया जब हम डिकम्पोजर्स की साइकिल पढ़ते हैं ना तब बोलते हैं। अब मैं आपको बैक्टीरिया थोड़ा सा डिटेल में और बता दूंगी, अभी आगे बता दूंगी। दूसरी कैटेगरी पे आते हैं जिसको प्रोटिस्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटिस्टा। सबसे पहले तो प्रोटिस्टा का कैरेक्टरिस्टिक यही याद रख लो कि ये हैं तो एक सेल के बने हुए, यूनिसेलुलर है, लेकिन फिर भी इनकी बॉडी जो है वो आपकी क्या शो करती है? यूकैरियोटिक फीचर को शो करती है। किसको शो करती है? यूकैरियोटिक फीचर को शो करती है, यानी कि केंद्रक जो है ना उसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक जो है उसमें पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना। और इसमें से आप याद रख लो कि हम जो कहते हैं ना कि हम जिस चीज से जन्म लिए शायद वो अमीबा सींग था। मतलब कई साइंटिस्ट के द्वारा ये कहना है कि हमारे जीवन की सबसे छोटी चीज, मतलब जब हम एक पैदा होते हैं ना तो हमारा जो एक सेल फर्टिलाइज होके जैसा बनता है ना, जाइगोट जैसा बनता है, वो कहीं ना कहीं अमीबा के जैसा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके एंसेस्टर्स कौन है, हमारे एंसेस्टर्स एक्चुअली में कौन है, या जो हम मैमल्स जो है ना, ह्यूमन जो है उनके एंसेस्टर्स एप हुआ करते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल शुरुआत की कोशिका पूछूं ना तो आप अमीबा सींग करके याद रखना। अमीबा जो है ना वो सबसे पहली चीज है जो कि इस धरती पे मौजूद लिविंग चीज को बोला जाता है, या जिसको कंसिडर हम कर सकते हैं कि इसने ना आगे जाके ह्यूमंस को जनरेट किया। बैक्टीरिया जैसे थे वैसे ही आज है। बैक्टीरिया जिस फॉर्म में पैदा हुए, देखो बैक्टीरिया और कॉकरोच जो जिस फॉर्म में पैदा हुए थे ना, आज भी वो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने अपनी बॉडी में कोई चेंजेस जो है ना वो नहीं लेके आए, ठीक है। तो ये पूरा याद रखिए। यहाँ पे अमीबा हो गया, ये हो गया यहाँ पे क्या आपका यूग्लिना। तो अमीबा, यूग्लिना। अब मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बता देती हूँ। प्रोटिस्टा में आपके पास ना या तो फ्लैजिला होगा मूवमेंट के लिए जैसे यूग्लिना में है, या फिर सीलिया होंगे जिससे आप खाना ले सकते हो, है ना। अब आप इनके एग्जाम्पल लर्न कर लो। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल कौन है? सबसे पहला अमीबा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर आप पैरामीशियम करके याद रखना, ये भी आपके प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। फिर आप यूग्लिना करके याद रखना, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। यूग्लिना के बाद आपका ट्रिपैनोसोमा जिससे स्लीपिंग सिकनेस होता है ना, नींद की बीमारी जिसे कहते हैं, वो भी आपकी प्रोटिस्टा से होती है। डायटम्स जो होते हैं वो भी प्रोटिस्टा का ही एग्जाम्पल होते हैं। प्लाज्मोडियम जो है ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जिससे मलेरिया फैलता है ना, मलेरिया, वो भी आपका प्रोटिस्टा ही होता है। तो ये सारे जो हैं वो प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सारे एग्जाम्पल जो हैं वो प्रोटिस्टा के हैं। इसमें प्रोटिस्टा वर्ड को जब आप याद रखते हो, आप याद रख लो कि जो यूग्लिना होता है ना वो कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। किसके बीच में? मैं कह रही हूँ ना कि ये प्रोटिस्टा वो चीज है जिसने आगे जाके एनिमल्स और फिर प्लांट्स को जो है वो जन्म दिया। तो अमीबा जो है वो एनिमल्स के लिए बोला जाता है, और यूग्लिना जो है वो एक ऐसा कनेक्टिंग लिंक है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को आपस में जोड़ता है, क्योंकि यूग्लिना के पास प्लांट्स के भी फीचर हैं और एनिमल के भी फीचर हैं। किसके फीचर हैं? प्लांट्स के भी फीचर हैं और एनिमल के भी फीचर हैं। इसीलिए आपको याद रखना है हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं। प्रोटिस्टा जैसे मलेरिया है। अब आरबीसी देखो कैसा फट रहा है बेचारा ना, कितनी गंदी हालत हो रही है उसकी। हमारे आरबीसीज में आप देखना जब भी ऐसे मलेरिया होने लगता है ना हमको, तो दयनीय स्थिति है बिल्कुल। देखो प्रोटिस्टा कई सारे बीमारियां कॉज करते हैं, जिसमें ट्रिपैनोसोमा है, स्लीपिंग सिकनेस जो कर रहा है। दूसरा मलेरिया बहुत ही बड़ी बीमारी है, दुनिया भर में मलेरिया से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो मलेरिया जो है वो क्या कर रहा होता है? मलेरिया में क्या हो रहा होता है? मलेरिया में जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो ये है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जिसको बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी में मच्छर की मदद से जाता है और हमारे आरबीसीज में मल्टीप्लाई करता है, और आरबीसीज में इतना मल्टीप्लाई करते हैं कि बेचारे आरबीसीज जो है ना वो ऐसे रप्चर हो जाते हैं और इनमें से ऐसे स्पोरोजोइट्स निकलते हैं और बॉडी में फैल जाते हैं। ये चीज जो है ना वो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? इस चीज को यहाँ पे पूरा कंटिन्यू करना है। ये वाली पार्ट जो है ना वो थोड़ी सी याद रखिएगा। फंजाई यानी कि कवक, कवक जो है ना वो आपकी क्या कह दिए यहाँ पे? कवक या फंगस जो है वो तीसरी कैटेगरी आ गई। तो पहले तो मुझे एक बार थम्स अप करके ये बता दो
आपको मोनेरा और प्रोटिस्टा समझ आ गया, आज क्लासिफिकेशन पूरा करके जाना है। मोनेरा और प्रोटिस्टा समझ आ गया, कोई डाउट है ना तो एक बार पूछ लो, एक बार कोई डाउट है ना तो पूछ लो। जॉब लगने के बाद प्लैटिनम की रिंग गिफ्ट करोगे, देखो भाई मेरे पास जॉब है ना, ऑलरेडी है, और प्लैटिनम की रिंग या डायमंड की रिंग मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, है ना। एमराल्ड की रिंग जो है वो भी मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, है ना, एमराल्ड की, डायमंड की, इन सब की रिंग्स मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, है ना। तो आई डोंट नीड अ रिंग फ्रॉम यू, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जॉब लगने के बाद अगर किसी को गिफ्ट देना हो ना तो अपने पेरेंट्स को देना, क्योंकि वो, आप ये समझ लो आपके पेरेंट्स पलके बिछा के ना इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा ये लड़का जो है वो जॉब लेगा और हमको ना उस चीज की खुशी मिलेगी। देखो बच्चे जब भी कुछ करते हैं ना तो माँ बाप को ना कुछ बच्चों से पैसा नहीं चाहिए होता है, कुछ चीज नहीं चाहिए होती है, जो नाम हो जाता है ना, एक इज्जत जिसे मिल जाती है, एक इज्जत जो होती है ना वो जब मिल जाती है ना, उनको वो चाहिए होती है, ठीक है, सिर्फ वो चाहिए होती है। कहते हैं ना कि माँ बाप का जीवन सुधर जाता है अगर उनके बच्चे जो है ना वो लायक होते हैं, तो वही वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो अपनाना, शायद चीजें जो है ना वो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। देखो जल्दी से बताओ, एक बार से बता दो अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है ना। बाकी तो देखो माँ बाप को, और आपकी जॉब कतई ऐसी लग जाए कि भाई साहब बिल्कुल पेरेंट्स को भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जो है ना वो आपने कर दिया कुछ, उसके बाद भी आपको लगे अरे नहीं मैम को भी देना है, तो मैम रेडी है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, मैं रेडी हूँ, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है, सपने तो देखना जरूरी होता है। पशुओं में जो नया रोग है, पशुओं में मंकी पॉक्स है ना, अभी कौन सा रोग है पशुओं में नया, मतलब मंकी पॉक्स है, और तो क्या ही है। 1774 75 दोनों आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 70 मंकी पॉक्स है भाई, मंकी पॉक्स है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, गुरु को भी कुछ दक्षिणा मिलनी चाहिए, है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को दे दोगे तो मेरे लिए जो है ना वो बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी, राइट। करें अब, बस बस मैं इसी बात से, मैं आई एम सो मच प्लीज्ड कि एटलीस्ट आपने सोचा तो सही कि जॉब के बाद जो है ना वो कुछ देने का, तो मेरे लिए उतना बहुत है, इतना सोच लिया, अब आगे चलें, हो गया है, हो गया। चलें अभी यहाँ पे आते, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए अब यहाँ पे जो है ना पूरा अब नया पार्ट शुरू करते हैं। प्रोटिस्टा फंगस में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस जब डाउट्स के लिए पूछे जाएं तो आप पंचायती जो है ना वो शुरू कर देते हो, है ना। चलिए बताइए, अब शुरू करें, तीसरे पार्ट पे आते हैं, कवक की बात करते हैं। कवक क्या है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, फंगस इस धरती की काफी इंपॉर्टेंट, बस 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 हो गया, हो गया, बस 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 हो गया। घर वाले भी बोलेंगे भाई ये किसको दे रहा है, ये रिंग विंग है क्या, ही तो चल रहा है इनका। घर वालों को ऐसे शक वाली चीजें कभी भी नहीं ऐसे करना चाहिए। और रिंग ही क्यों सोचा तुमने, है मतलब प्लैटिनम की रिंग ही देनी है, ऐसा क्यों सोचा। चलो ठीक है, नहीं सोचे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए बढ़िया, भारत में मंकी पॉक्स के टोटल आपके पास कितने लोग हो गए आपको पता है ना। भारत में मंकी पॉक्स के टोटल मिला के 8 केसेस हो गए हैं, 8 केसेस। अब शुरू करें, अब आगे का टाइम, आगे का देखो कॉन्सेप्ट सुनो, ये जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, एक बार अभी मैंने पीछे एक क्वेश्चन में ये स्ट्रक्चर दिया था और आपसे पूछा था ये क्या है, तब आपको बताना था ये राइजोपस है। क्या है, राइजोपस। जो आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे नजर आ रहा है ना वो है राइजोपस, जिसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। क्या बोल, देखो मुझे मेरी क्लास में ना वो बच्चा चाहिए जिस बच्चे को ना एग्जाम को क्वालिफाई करने की ललक हो। मैं उस क्लास, इस क्लास के अंदर ना 2018 जो है ना उसको रिवाइव करना चाहते। 2018 का पूरा ग्रुप डी मैंने व्हाइट बोर्ड पे कराया था, अभी तो फिर भी मेरे पास डायग्राम है। 2018 की आप वीडियो उठा के देखना, पूरा साइंस मैंने ना व्हाइट बोर्ड पे कराया था, और जो शानदार साइंस हुई थी ना वो आपके एग्जाम में इतनी यूज हुई थी कि साइंस का कोई भी क्वेश्चन बचा नहीं था। तो अभी तो हमारे पास फिर भी चीजें हैं। चलिए अब पढ़ते हैं, और मुझे वो बच्चे चाहिए जिनको सच में एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर मैं सफेद बोर्ड पे भी कुछ समझाने की कोशिश करूं तो आप लोग तैयार हो उसको समझने के लिए, मुझे वो बच्चे चाहिए। कभी कभार क्लास नहीं हो पाती है तो पता है क्यों नहीं हो पाती, कि भाई पीपीटी नहीं, अब कल वाली क्लास आपकी नहीं हो पाई थी क्योंकि ये पीपीटी कट गई, मतलब ये पीपीटी मेरी डिलीट हो गई, पता नहीं कहीं चली गई। अब एंड मोमेंट तक मैंने पीपीटी ढूंढा पर मिला नहीं, तो फिर क्या करे, फिर हटाना पड़ा क्लास। लेकिन
मुझे अगर ये पता होता ना कि मेरी क्लास में वो बच्चे बैठे हैं जो सफेद बोर्ड पे भी पढ़ लेंगे तो मैं पीपीटी की टेंशन ही नहीं लेती, है ना। तो अब आप मुझे बस एक बार जल्दी से ये बता दो थम्स अप करके कि मेरी क्लास में वो बच्चे बैठे हुए हैं जिनको अगर मैं कोरे कागज पे भी चीजें समझाऊंगी ना पूरी तो वो समझ लेंगे। मुझे किसी पीपीटी की जरूरत नहीं है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ना किसी एनिमेशन की जरूरत है आपको समझाने के लिए। एक बार इस बात को ना थम्स अप कर दो ताकि आगे मुझे कभी टेंशन नहीं हो। चलो फंगस की बात करते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखते हैं। देखिए सबसे पहली बात, कवक के लिए साइंटिस्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि आइडियली सबसे ज्यादा जो वैरायटीज है ना वो आपकी कवक की हैं, लेकिन क्योंकि कवक जो है वो सबसे ज्यादा अनआइडेंटिफाइड चीज है, अनआइडेंटिफाइड कवक को हम बहुत ज्यादा खोज भी नहीं पाए हैं, इसीलिए हमें कवक के बारे में ना बहुत चीजें पता ही नहीं चलती। तो जो फंगस है ना, फंगस के नाम से इसको जाना जाता है। स्क्रीन पे जो आपके फंगस है वो ब्रेड पे लगा हुआ फंगस है। अब आप ये समझो, ब्रेड जब खराब हो जाता है ना, आपने ब्रेड पे डेट होती है कि भाई लीजिए ब्रेड को आप 2 अगस्त तक इस्तेमाल कर लीजिए तो ठीक है, वरना ब्रेड खराब। क्यों? क्योंकि तीसरा दिन आते आते ब्रेड जो है उसमें पानी होता है, मॉइस्ट जो चीजें होती हैं और आपकी चीजें जो रॉटन हो चुकी हैं, मॉइस्ट और रॉटन हो चुकी हैं, उनके ऊपर फंगस लगता है। तो सबसे पहली चीज तो आप याद रखो, फंगस कभी भी सूखी जगह पे नहीं लगता है। अब बारिश के टाइम पे जब सीलन आ जाती है तो कपड़ों तक पे फंगस लग जाता है। क्यों? क्योंकि फंगस हमेशा मॉइस्ट या गीली और सड़ी हुई चीजों पे लगता है। पहली चीज, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ये लगता भी सड़ी चीज पे है और ये खाता भी सड़ी और मरी हुई चीजें हैं, इसीलिए फंगस के फूड को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स, या फंगस को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक वैरायटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म करके जो है वो कहा जाता है। ठीक है, सेप्रोफाइटिक वैरायटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो कहा जाता है। सेप्रोफाइटिक को हम हिंदी में लिखेंगे मृतोपोषी। क्या लिखेंगे? मृतोपोषी। क्या लिखेंगे? मृतोपोषी। जो डेड एंड डिके चीजों पे डिपेंड करते हैं उनको आप क्या बोलोगे? सेप्रोफाइट बोलोगे। और सेप्रोफाइट आप किसके लिए लिख रहे हो? फंगस के लिए लिख रहे हो। ठीक है, पहला पॉइंट नोट करते जाओ सारी चीजें। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि फंगस के पास इस तरीके के हाइफा और माइसीलियम होता है, तो इसीलिए ना ये नेटवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेटवर्क। कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आएगा कि हाइफा एंड माइसीलियम आर दी कैटेगरी, आर दी पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ दी ऑर्गेनिज्म, तो आप लिख दो यहाँ पे कि फंगस की कैटेगरी है। जो ऊपर की तरफ आपको गोल गोल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं, मैं बड़ा सा लिख दे रही हूँ, स्पोरेंजियोफोर। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पोरेंजियोफोर कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है या कौन सी कैटेगरी को यहाँ पे होता है, तो आप लिखोगे कि स्पोरेंजियोफोर जो है वो कहाँ पे? फंगस में आता है। कहाँ पे आता है? फंगस। भाई टाइम टेबल और सारी चीजें मैं एक बार एंड में बता देती हूँ, आप प्लीज अभी कॉन्सेंट्रेट कर लो। आपके सामने हरे रंग का ये जो फंगस नजर आ रहा है इसको आप पेनिसिलियन बोलते हो। क्या बोलते हो? पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम। ठीक है, ये पेनिसिलियम है। इसका दूसरा नाम जो है वो पेंटर्स ब्रश लिखना है। पेंटर का जो ब्रश होता है ना उस तरीके से ये दिख भी रहा है। ये सब फंगस के स्ट्रक्चर हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, बने हुए हैं। ये क्या है? अगैरिकस। फंगस का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका अगैरिकस, जिसको कुकुरमुत्ता, हिंदी में कुकुरमुत्ता बोलते हैं इसको। और कुकुरमुत्ता इसलिए क्योंकि जो आपकी फंगस होती है ना वो हमेशा उस जगह पे ज्यादा ग्रो करती है जहाँ पे सड़ी गली चीजें हो, और थोड़ा सा कुकुर मतलब कुत्ता, और वो क्या करके गया है? यूरिन करके गया है, तो वहां पे ऐसी जगह पे ना फंगस हमेशा जो है वो ग्रो कर जाता है। हालांकि जो फंगस आपका मार्केट में खाने वाला आता है वो स्पेशली ग्रो करवाया जाता है। हाइब्रिड फंगस उसको बोलते हैं जो फील्ड्स में आपसे ग्रो करवाया जाता है। ये राइजोपस जो आपने अभी पीछे देखा उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो आपका ऐसे नजर आता है। एक बार मैं फंगस के सारे पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे लिख रही हूँ, आप मुझे बताना कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। फंगस सबसे पहली बार कवक जो है वो करके बोला जाता है। फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी बोला जाता है। जो लोग फंगस पढ़ते हैं उनको माइकोलॉजिस्ट के नाम से बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, फंगस जो है वो हमेशा मॉइस्ट यानी कि गीली और नमी वाली जो चीजें हैं उन पे ग्रो करते हैं। मॉइस्ट होंगे और मृत यानी कि मरी हुई चीजों पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स करके बोलते हैं। अभी आगे मैं आपको फंगस के टाइप्स भी बता रही हूँ। फंगस को हम इंडिया में जो है ना या ऑल ओवर मतलब जो आपको पढ़ना है उसमें 4 पार्ट्स में ना हम डिवाइड करते हैं। सेप्रोफाइट जो है वो मृतोपोषी के नाम से भी जाना जाता है। मृतोपोषी
फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन या चिटिन जो है उसकी बनी होती है, काइटिन या चिटिन। ये फंगस को प्रोटेक्शन देती है और फंगस को इजीली खराब होने नहीं देती। क्या होती है? फंगस को इजीली खराब होने नहीं देती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? चिटिन के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब आगे एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर पे ना मैं आपको सारी चीजें बता देती हूँ। समझ आ गया? प्लांट किंगडम से पहले फंगस पूरा पढ़ लेते हैं ताकि आपको चीजें, ये सारी चीजें है ना प्लांट किंगडम। अच्छा, कल आप बॉटनी पढ़ रहे हो मेरे साथ पूरी, फंगस ये बैक्टीरिया का आपको ऐसे करके ना पूरा जो रिटर्न पार्ट है वो ऐसे मिल जाएगा, डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो भी मिल जाएगा आपको, कैसे ग्रो करते हैं इनके द्वारा, रोग जो है वो कैसे होते हैं, वो वायरसेस अभी मैं आपको करा रही हूँ। पहले आप मेरे साथ फंगस पढ़ लो, तब मैं आपको ना वायरस कराऊंगी, ठीक है? प्रोटिस्टा और फंगस, तो प्रोटिस्टा आप मेरे साथ कर चुके हो सारी चीजें। देखो अमीबा का स्ट्रक्चर था, ये अमीबा है। देखो अमीबा अपना खाना कैसे लेता है? इस तरीके से। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको ये जो नजर आ रहे हैं ना, ये न्यूक्लियस है और इसने एक खाना ऐसे अपने अंदर एनगल्फ कर लिया, तो ये आपका ना अमीबा का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फंगस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, मैं फटाफट बता देती हूँ। ये चीजें तो समझ आ गई। फंगस में कोई वस्कुलर बंडल नहीं होता, कोई न्यूक्लियस नहीं, मतलब न्यूक्लियस होता है लेकिन वस्कुलर बंडल जो है वो नहीं होता है, ठीक है? फंगस के बॉडी में बढ़िया तरीके, अच्छा फंगस को हम एक्लोरोफिलस बोलते हैं, ये वाला समझ लो यहाँ पे। फंगस को हम एक्लोरोफिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्लोरोफिलस, यानी कि जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। अगर इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होती तो ये आपके फंगस या कवक अलग से आप नहीं पढ़ते, आप प्लांट्स में पढ़ते। क्योंकि एक क्लोरोफिलस है इसलिए हमने इसको प्लांट्स या पौधा नहीं बोलते हैं, हमने फंगस इसको अलग कैटेगराइज कर लिया। हालांकि आप ये याद रखना कि फंगस जिस बड़े फाइलम को बिलोंग करता है वो आपका थैलोफाइटा बोला जाता है। थैलोफाइटा क्या है? वो कैटेगरी, या मैं इसको थैलस करके लिख लूं, थैलस भी तो बोलते हैं। थैलोफाइटा या थैलस उस कैटेगरी को बोला जाता है जहाँ पे आपके पास थैलस का वर्ड का मतलब हो गया कि या तो एल्गी हो या फिर फंगस हो, या फंगस और एल्गी को मिला के आप क्या बोलते हो? थैलोफाइटा बोलते हो। लेकिन फिर भी आप याद रखो, एल्गी फंगस दोनों थैलोफाइटा है, लेकिन एल्गी जो है वो पौधा है, लेकिन प्लांट जो है वो पौधों की कैटेगरी में नहीं आते। रीजन क्या है? क्लोरोफिल। एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है, फंगस के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। तो आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, a non-chlorophyllous plant with the saprophytic mode of nutrition। आप किसकी बात कर रहे हो? ऐसे पूछा जाएगा। एक ऐसा पौधा जो कि आपके पास क्लोरोफिल भी नहीं है और मृतोपोषी कहा जाता है, डेड चीजों पे डिपेंड करता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम जो है ना वो फंगस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम फंगस की बात कर रहे हैं। अब इसी फंगस में आप एक एक्सेप्शन यानी कि अपवाद करके लर्न कर लो। आपका एक अपवाद है, क्या है वो अपवाद? भाई वैसे तो सारे फंगस आपने बोल दिया कि मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसमें एक ऐसा भी है आपके पास ऑर्गेनिज्म फंगस जिसको ईस्ट या खमीर के नाम से जाना जाता है, जो अपने बडिंग से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, जिसको मुकुलन का नाम। देखो फंगस सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करती है, यानी कि फंगस के द्वारा अलैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों किए जाते हैं। ये स्पोर्स भी रिलीज करते हैं, वो फर्टिलाइज करते हैं। और उसके अलावा आपके पास ऐसे भी स्पोर्स हैं जो बिना फंगस बिना फर्टिलाइजेशन बिना सेक्सुअल के भी जनरेट कर जाता है, यानी कि एसेक्सुअल। हालांकि फंगस सेक्सुअल ज्यादा करती है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन ईस्ट जो है ना वो कंप्लीटली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, राइट। और साथ में जो है ना वो है ये यूकैरियोटिक। तो ये यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है, एक सेल का बना होता है और इसकी जो फॉर्मेशन है वो बडिंग होती है। लेकिन क्योंकि इसकी ग्रोथ जो है ना वो डेड और डिके चीजों पे होती है, अगर कोई चीज सड़ गई है तो फंगस एकदम से खमीर जो है वो उठना शुरू हो जाता है ना। तो वो क्या है? वो आपका हुआ तो फंगस ना। न्यूट्रिशन क्योंकि इसका सेप्रोफिटिक मोड है, इसीलिए फंगस को हम क्या बोलते हैं, मतलब ईस्ट को या खमीर को हम क्या बोलते हैं? फंगस के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब ये सारे के सारे आपके फंगस हैं, माइसीलियम और हाइफा जो है वो ग्रो करते हैं। अब आप एक बार ना मेरे को फंगस के, अच्छा फंगस में ना किटिन या चाइटिन जैसे बोला, उसका फॉर्मूला याद रख लो। पेपर अगर बहुत ही मुश्किल आएगा तो आपको कभी भी नहीं पता कि क्या चीज पूछ ली जाएगी। तो आपका जो चाइटिन या किटिन होता है वो इस चीज का बना होता है।
18 कार्बन, 13 हाइड्रोजन, 5 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन। ये किटिन का या काइटिन का फॉर्मूला है। फंगस कैसे आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करती है, एसेक्सुअल से भी करती है और सेक्सुअल से भी करती है। अगर ये सेक्सुअल से करती है तो स्टेज को ना टेलियोमॉर्फ के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिए, किस नाम से, टेलियोमॉर्फ। अगर ये एसेक्सुअल करती है तो इसको एक्सैममॉर्फ के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, एक्सैममॉर्फ के नाम से जाना जाता है। याद कर लीजिए, पहली बार कर रहे हैं हम ये चीज, ठीक है, ये चीज समझ आ गया। हाँ, फ्रेगमेंटेशन या बडिंग, भाई फ्रेगमेंटेशन या बडिंग कुछ भी लर्न कर लो, एक ही बात है, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग करके लर्न करना है, ये चीज समझ आ गई। अब एक चीज और याद रखो, फंगस जो है ना, हो सकता है वो हमारे साथ पैरासिटिक मोड पे रह रही हो, पैरासिटिक मतलब किसी जीव के ऊपर डिपेंड कर रही हो, या ये भी हो सकता है कि फंगस जो है वो किसी भी चीज के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बना रही है। सिम्बायोटिक रिलेशन कैसा होता है, गुइया गुइया वाला रिलेशन है ना, तू मेरा खासम खास दोस्त है, वो वाला है। टिमोन और पुम्बा देखा है आपने, टिमोन और पुम्बा क्या है, आप, तू मेरा भाई खासम खास दोस्त है। सिम्बायोटिक रिलेशन वो होता है जिसको आप बोलते हो सहजीवी, मतलब साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाला कॉन्सेप्ट है ना, खासम खास, बिल्कुल। अब फंगस जो है ये खासम खास दोस्त किसको मानती है, अपना फंगस अपना खासम खास दोस्त मानती है एल्गी को। क्यों भाई, ये दोनों एक ही कैटेगरी तो बिलोंग करते हैं, थैलोफाइटा को ही तो बिलोंग करते हैं, लेकिन क्या है कि बस फंगस के पास क्लोरोफिलस नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए फंगस बेचारा प्लांट्स में नहीं आया और एल्गी जो है वो प्लांट्स में आ गया। अब फंगस और एल्गी साथ में रहेंगे और सिम्बायोटिक रिलेशन बनाएंगे तो ये क्या कर देंगे, लाइकेन्स बना देंगे। क्या बना देंगे, लाइकेन्स बना देंगे, ठीक है। अब फंगस जो है ना वो क्या कर रहा है, फंगस जो है वो घर बना रहा है, ठीक है, फंगस जो है वो क्या बना रहा है, घर, और एल्गी जो है वो क्या बना रही है, खाना बना रही है। तो मियाँ बीबी वाला रिलेशन है, एल्गी जो है वो यहाँ पे बीबी हो गई, घर में बढ़िया एकदम स्वादिष्ट खाना बना रही है, और फंगस जो है ना वो उस एल्गी के लिए घर तैयार कर रहा है। इसको भी पूरा समझ ही लेते हैं। देखो, एल्गी और फंगस के रिलेशन को आपने क्या बोल दिया, लाइकेन्स बोल दिया। अब हर एक चीज को समझ लो, फंगस की, एल्गी की स्टडी और फंगस की स्टडी पढ़ी हमने। ये फंगस की स्टडी को क्या बोलते हो, माइकोलॉजी बोलते हो। एल्गी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, ठीक है। जो एल्गी लाइकेन्स बनने के लिए एसोसिएटेड होते हैं उसमें से एल्गी को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायोन्ट। क्या नाम से लिखते हैं, फाइकोबायोन्ट। और लाइकेन्स को किस नाम से जानते हैं, माइकोबायोन्ट। क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट। आपसे पूछेंगे कि लाइकेन्स में माइकोबायोन्ट कौन है तो आप लिखोगे फंगई, और आप लिखो, आपसे पूछेंगे कि लाइकेन्स में फाइकोबायोन्ट कौन है तो आप लिखोगे यहाँ पे लाइकेन्स इनका बच्चा। हाँ देखो, बच्चा पहले ना, लाइकेन्स इनका बच्चा हो गया, ठीक है। ये दिमाग तो बहुत जल्दी चल गया, मियाँ बीबी और बच्चे वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे समझ आता है तुम लोग को। फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट हो गया, ठीक है, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी हो गया। अब इसमें से याद रख लो, आपसे पूछेंगे कि लाइकेन्स में शेल्टर यानी कि घर कौन बनाता है, क्योंकि फंगस के पास देखो हाइफा होते हैं, फंगस के पास माइसीलियम होता है, तो फंगस और माइसीलियम मिलके क्या बनाएंगे, ये मिलके आपके क्या बनाते हैं, ये घर बनाते हैं, यानी कि दे प्रोवाइड दी शेल्टर। वाटर ट्रीटमेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो वाटर की ट्रीटमेंट ट्रेडिशनल मेथड से करी जाती है ना, उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। फाइकोबायोन्ट क्या हो गया, जो कि खाना बनाएगा। एल्गी खाना क्यों बना देगी, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है, ठीक है। एल्गी खाना क्यों बना देगी, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो आप याद रखो, ठीक है, हो गया। यही लाइकेन्स जो है वो एयर का अच्छा इंडिकेटर होते हैं। अगर वातावरण में पॉल्यूशन है, ठीक है, तो लाइकेन्स खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे, एयर में, वातावरण में पॉल्यूशन है तो उसमें सल्फर होगा, और अगर सल्फर हो गया तो लाइकेन्स को उगने नहीं देगा। अगर सल्फर होगा तो वो लाइकेन्स को उगने नहीं देगा। सल्फर की प्रेजेंस में कभी भी लाइकेन्स जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। ये बात याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सल्फर की प्रेजेंस में लाइकेन्स कभी भी उग नहीं सकते। ये पार्ट आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेंगे एयर जो है वो क्या है यहाँ पे, तो मतलब ये एल्गी क्या है तो आप बोलोगे एयर। लाइकेन्स क्या है तो एयर का इंडिकेटर है। एग्जाम में पूछा था ग्रुप डी के और इन सारे एग्जाम में, तो पानी का इंडिकेटर करके आ गए थे कई बच्चे, वाटर के पोल्यूशन का इंडिकेटर, क्योंकि उनको लगता है एल्गी फंजाई पानी में ग्रो करती है, तो लाइकेन्स जो है वो पानी का इंडिकेटर हो गया। नहीं भाई, पानी का इंडिकेटर नहीं है।
लाइकेंस जो है ना वो आपके एयर के, वातावरण के इंडिकेटर जो हैं वो आपके बोले जाते हैं। अब बताओ लाइकेंस समझ आ गया सबको। अब देखो, अब आप देखो कि फंगस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक होता है फाइकोमाइसिटस, दूसरा एस्कोमाइसिटस, बेसिडोमाइसिटस और ड्यूट्रोमाइसिटस। टेंशन नहीं, सांस आनी चाहिए, ये नहीं इतना नाम सुन के बेहोशी हो जाए, बेहोश नहीं होना। जो एल्गी होती है ना उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सॉरी फंगस, कवक जो होती है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड कर रहे हैं? उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से। पहली चीज, उसके रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, प्रजनन जो है वो कैसे किया जा रहा है ना, वो उसके हिसाब से कर रहे हैं, है ना, रिप्रोडक्शन कैसे किया जा रहा है। वो लोग खाना क्या लेते हैं, मतलब न्यूट्रिशन का जो क्या न्यूट्रिशन जो है वो लिया जाता है, उसके बेसिस पे कवक को हमने क्या कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे? एक हो गया फाइकोमाइसिटस जिसमें राइजोपस आता है, एल्बिगो कैंडिडा आता है, एल्बिगो कैंडिडा आता है। एक हो गया एस्कोमाइसिटस जो बोरे वाली फंगस होती है, इसमें आता है ईस्ट आपका। कभी आपसे पूछे ना कि फंगस की कौन सी कैटेगरी में ईस्ट जो है वो आता है, तो आप लिखना एस्कोमाइसिटस। क्या लिखना? एस्कोमाइसिटस। एस्कस का मतलब होता है बोरा, तो जो बोरे की तरह दिख रही है ना, ऐसे ईस्ट ऐसी तो दिखता है बोरे की तरह। पेनिसिलियम एस्परजिलस ये भी आपका एस्कोमाइसिटस हो गया। आपका बेसिडियोमाइसिटस, अगैरिकस पॉलीपोरस, पक्सीनिया, यूस्टलैगो, ट्रिटिकाई। पक्सीनिया और यूस्टलैगो ट्रिटिकाई जो है वो गेहूं को बीमार करते हैं। ठीक है, देखो ज्यादातर पौधे की जो बीमारियां होती हैं वो फंगस से होती हैं, और ये सब जो आपके सामने लिखे हैं ना वो सब चीजों को खराब करते हैं, सड़ाते हैं, गलाते हैं। राइजोपस ब्रेड खराब कर रहा है, एल्बिगो कैंडिडा जो है वो जौ बाजरा खराब करता है, पेनिसिलियम जो है ये आपका किसी चीज को ग्रो ही नहीं करने देता, तो हमने एंटीबायोटिक बना ली। पक्सीनिया और यूस्टलैगो जो है वो वीट की खेती खराब करता है ना। इसमें आपका एक वो भी होगा कॉलीट्रोट्राइकम फेल्केटम, ये क्या कर रहा है, ये गन्ना जो होता है ना उसमें रेड रॉट ऑफ शुगर केन कर देता है। ट्राइकोडर्मा जो है, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, पूरा नाम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, ये फंगस होता है, और ये ना प्लांट्स में जो खेती होती है ना, मतलब पौधों में, पौधे जो खेती होती है उसमें पौधों के अंदर लग जाता है, और पौधों के अंदर बहुत सारी बीमारियां जो है वो डेवलप हो जाती हैं। फ्यूजेरियम भी जो है ना वो आपके पौधों की बीमारी होती है। देखो बैक्टीरिया ना हमको मदद भी करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो मदद भी करते हैं, और बैक्टीरिया जो है वो हमारे दुश्मन भी होते हैं, ठीक है। लेकिन फंगस जो होती है ना वो सिर्फ हमारी दुश्मन होती है, आप याद रख लो। बस हमने उसमें कुछ कुछ चेंजेस करके कुछ चीजें बना ली हैं, इंडस्ट्रीज में इसको इस्तेमाल कर लिया है, वरना ओवरऑल फंगस जो है वो बीमारी देता है। अगर आपके स्किन पे कहीं फंगस लग गई तो खारिश, खुजली, बालों में फंगस लग गई तो सारे बाल भी हट सकते हैं, पता है ना आपको, वेलनेस हो जाती है। ये चीज याद रखिएगा, स्किन डिजीज फंगस के कारण होती हैं, और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो फाइकोमाइसिटस ही करती है। तो पहला फाइकोमाइसिटस हो गया, दूसरा एस्कोमाइसिटस करके लर्न कर लो जिनको हिंदी में भी करना है ना, तीसरा आपका बेसिडियोमाइसिटस हो गया जिसमें ये अगैरिकस आता है, राइट, और चौथा होता है ड्यूट्रोमाइसिटस। ये क्वेश्चन एक बार ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है कि कौन से टाइप की फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन जो है वो नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। तो हमको पता है कि फंगस में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसमें नहीं होता है, तो आप लिखोगे ड्यूट्रोमाइसिटस। किसमें लिखोगे? ड्यूट्रोमाइसिटस। इसीलिए ड्यूट्रोमाइसिटस को फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फंजाई इम्परफेक्टाई, यानी कि ये फंगस जो है वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता भाई इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती भी है या नहीं होती है। समझ गए? यहाँ पे फंगस जो है वो आपका एक मतलब हमेशा डिजीज कॉज करता है, लेकिन फंगस को हमने इंडस्ट्रीज में यूज कर लिया। हमने फंगस के पेनिसिलिन से पेनिसिलियम नोटेटम बना दिया, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था 1928 में। उन्होंने इसी पेनिसिलिन को यूज करके एंटीबायोटिक बना दिया, जो कि पहला एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलियम नोटेटम। हम ईस्ट को भी इस्तेमाल करते हैं, खमीर जो है वो बहुत जगह इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे आपको वो बनाना है ना, काफी सारा जेली बनानी होती है, काफी सारी चीजें बनानी होती हैं, तो हम ईस्ट जो है ना वो उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ईस्ट जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। खमीर, ब्रेड बनते हैं, केक जो आपके बनते हैं, केक वो सब ईस्ट के ही बनते हैं, तो केक में जो है ना वो ईस्ट जो है वो डाली जाती है। बस इतना पार्ट लर्न कर लीजिए, आप ज्यादा टेंशन नहीं होगी। आप इसको एक बार चार्ट को लर्न कर लीजिएगा। आज आपने ना मुनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस जो है वो पढ़ लिया।
कल आपका जो क्लास है ना 7:30 से, वो है आपका बॉटनी का क्लास। किसका है? बॉटनी। और परसों आपका क्लास जो है वो जोलॉजी का है। तो पहले अगले 2 दिन ही डिसाइड कर लेते हैं, है ना। बॉटनी और जोलॉजी का क्लास है भाई आपका। कल और परसों जो है ना वो बॉटनी और जो है ना जोलॉजी का क्लास है। तो इस पार्ट में सब कुछ समझ आ गया होगा, पर इनके नाम बस नहीं समझ आए होंगे, तो ज्यादा लोड नहीं लेना। आपको बस क्या पढ़ना है, ये जो चार्ट मैं आपको दूंगी ना, इस चार्ट में सिर्फ आप इतना पढ़ लेना। आपको फंगस की पूरी अलग से पूरी फाइल मिलेगी, वर्ड फाइल मिलेगी, उसमें सिर्फ इन नाम को और इनके एग्जाम्पल को देख लेना। फाइकोमाइसिटस क्या है, एस्कोमाइसिटस क्या है, बेसिडियोमाइसिटस क्या है, और ड्यूट्रोमाइसिटस के एग्जाम्पल क्या है। हद से हद कभी मुश्किल आएगा तो इतना ही आएगा। अब प्लांट किंगडम आप मेरे साथ कल करोगे, क्योंकि प्लांट किंगडम में हम सब कुछ करने वाले हैं, डिटेल में सब कुछ करने वाले हैं, एल्गी और ये सारा ना। और प्लांट किंगडम में मैं आपको बहुत सारी चीजें कराने वाली हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये सारा प्लांट किंगडम का पार्ट है, ये सब हम करेंगे। अब मुझे आप क्वेश्चन के आंसर बता दो, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताओ सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमी कैटेगरी क्या होता है। कैटेगरी सीक्वेंस मुझे अगर लिखना हो नेमिंग का तो कैसे लिखेंगे? बस अब कंफ्यूज हो गया। मैं जब पढ़ाना शुरू करूँ तो आपको फिर लगता है कि अरे बहुत ज्यादा हो गया, है ना। पढ़ना आप लोग बहुत ज्यादा चाहते नहीं हो। क्लासेस तो डेली चलो होनी चाहिए, वो तो मैं एग्री करती हूँ कि क्लासेस एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई में कमी हो जाती है। लेकिन जितनी देर में पढ़ाई करूँ ना उतनी देर पढ़ लिया करो। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, याद रखिए कल आपका 7:30 बजे है क्लास। कल बॉटनी हम ना कवर करने वाले हैं, तो 7:30 से 9 बजे वाला ही क्लास रहेगा। मैं आपको पूरा बॉटनी 100 क्वेश्चन से ना कवर कराने वाली हूँ। हालांकि क्वेश्चन आपको हाँ 100 मिलने वाले हैं, तो 100 क्यों 150 के आसपास, 150 175 150 के आसपास देखेंगे क्वेश्चन जो है वो आ जाए। अब आप पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे और मुझे आप बताओ क्या आएगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ए हो गया आंसर, बहुत ही बढ़िया, ऐसी तो लर्न करना पड़ेगा। रॉबर्ट विटेकर प्रपोज्ड 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इन द ईयर। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आप मुझे बताओ आप कौन सा महीना लिखोगे। अच्छा सुनो, आपका बस टाइम टेबल में आप आंसर करो, मैं टाइम टेबल बता देती हूँ। आपको कुछ ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको पूरे दिन में सिर्फ 2 बार आना है। एक सुबह 8 बजे आना है, जिसमें मैं आपको साइंस के एक्सप्लेनेशन करके 30 क्वेश्चन कराती हूँ। और दूसरा आपका है 7:30 PM। जब तक 17 अगस्त तक पेपर नहीं हो रहा है तब तक मैं आपको ज्यादा पढ़ाना चाहती हूँ, इसीलिए 7:30, वरना ये क्लास होती है 8 बजे। 7:30 PM पे हर दिन आपके पास अगले 15 दिन में बायोलॉजी और फिजिक्स की थ्योरी होगी, ठीक है, समझ गए। चलिए 1959 लिख लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। द फ्लावरिंग प्लांट आर कंसिडर्ड एज, फूलों के पौधों को किस चीज का हिस्सा माना जाता है। ऐसे सुनो, फूलों के पौधों को किस चीज का हिस्सा जो है वो माना जाता है। द फ्लावरिंग प्लांट आर नोन एज, फ्लावरिंग प्लांट जो है वो किस चीज का हिस्सा होते हैं। अगर मैं एक बार देखूं भाई ये चीज मिला के कि फ्लावरिंग प्लांट किस चीज का होते हैं, तो मैं लिख दूं यहाँ पे किंगडम प्लांटे, लिख दूं किंगडम प्लांटे, ठीक है, किंगडम प्लांटे करके याद रखिए। कंसीडर जी के भाई मनीष कराना तो बहुत कुछ है, लेकिन भाई टाइम नहीं है। आई स्वेयर टू गॉड, अगर मेरा जॉब का टेंशन नहीं होता ना तो मैं आपको दिन में 2 घंटे जीके पढ़ाती, पर या तो मुझे छुट्टी लेना पड़ेगा 10 दिन का, या कुछ तो कुछ है ना, तब मैं आपको पढ़ा पाऊंगी। तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कैसे भी करके ना मैं 13, 14, 15 में आपकी काफी सारी जीके कवर करा दूं। ये वाला मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, 13, 14, 15 ये 3 दिन ना पूरे दिन मैं आपके साथ हूँ। काफी सारी चीजें मैं आपको कवर कराने वाली हूँ, तो वो एक बार आप मेरे साथ 3 दिन में काफी सारी जीके कवर कर लेना। ये बताओ प्लांट्स को ना हम किस चीज के अंदर कंसीडर करते हैं। प्लांट्स को आप क्या बोलते हो, सटाइवम बोलते हो, पाइसम बोलते हो, फौना बोलते हो या फ्लोरा। सटाइवम जो है ना ये आपके पाइसम सटाइवम मटर के पौधे का नाम है। पाइसम सटाइवम ये एक ही वर्ड है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फौना और फ्लोरा, फ्लोरा जो है ना वो प्लांट्स के लिए बोला जाता है, फ्लोरा जो है वो प्लांट्स के लिए। पादप जगत में पौधों का पोषण प्रणाली जो है वो क्या बोला जाता है। नहीं सारे आपके डाउनलोड हो रहे हैं सब कुछ। जीके में आयरन मैन, मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं इसको पूरा करा सकूं यहाँ पे।
लेकिन क्या करें ना, ऑफिस भी जरूरी है ना, उससे भी छुट्टी नहीं। तो 13, 14, 15 आपके हॉलीडेज हैं, तब मैं कोशिश करूंगी कराने की। पादप जगत में पौधों का पोषण प्रणाली जो है वो आपका क्या बोला जाता है, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करके याद रखिए। अच्छा, इसमें हम क्या लिखेंगे, न्यूट्रिशनल मोड फोटोसिंथेसिस लिखेंगे, या फिर मैं इसमें क्या लिखूंगी बताओ, मैं इसमें ना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखूंगी, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द किंगडम प्लांट्स इंक्लूडेड व्हाट, पादप जगत के जीवों के उदाहरण में क्या चीज शामिल है। अच्छा, प्लांट किंगडम के 30 क्वेश्चन यही हैं आपके, ठीक है, यही हैं आपके। जो प्लांट किंगडम होता है उसमें आपके पास मैं बोलूं कि एग्जाम्पल आप मुझे बता दो, तो कौन सा इसमें से एग्जाम्पल होगा, फर्न्स एंड वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स एंड फंगस, एल्गी और फंगस, फर्न्स एंड मॉसेस, इनमें से आपके पास जो एग्जाम्पल प्लांट किंगडम में आता है वो कौन सा है, तो आप यहाँ पे फर्न्स एंड मॉसेस करके याद रखना। काई जो होती है ना, मॉसेस आप काई को बोलते हो, तो फर्न्स एंड मॉसेस करके याद रखिए। तो ये आपके देखो, मॉसेस ब्रायोफाइटा को बोलते हैं, फर्न्स जो है वो टेरिडोफाइटा को बोलते हैं, पाइन वाले जो पौधे हैं वो साइकस, ये साइकस, पाइनस, ये सब जिम्नोस्पर्म है, और मटर हुआ, पैडी हुआ, ग्रास हुआ, ये सब आपके एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। एल्गी, फंगस आपके किस में आते हैं, थैलोफाइटा कैटेगरी में आते हैं। तो ये हम कल डिटेल में करते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं लेना अगर नहीं समझ आए, कल मैं कराऊंगी। द सेल वॉल ऑफ द किंगडम प्लांट ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी हुई होती है। सुबह आपने एक क्वेश्चन किया था कि एनिमल्स अगर रीगर्जिटेट करते हैं तो वो किस लिए रीगर्जिटेट करते हैं, क्योंकि सेल वॉल आना है। प्लांट लिखा हुआ है तो काइटिन या चिटिन करके आंसर मत दे देना, आपके पास सेलुलोज जो है वो आंसर आएगा। कुछ बहुकोशिकीय जीवों में जैसे कि राइजोपस, मशरूम, और कुछ जीवाणु एस्परजिलस जिसको बोलते हैं, उनमें जो प्रजनन का तरीका है ना वो क्या होता है। जैसे राइजोपस है, कैसे प्रजनन करेगा बताओ, राइजोपस के प्रजनन का तरीका क्या। ये क्वेश्चन आपको नजर नहीं आ रहे क्या ढंग से, मतलब कुछ क्लियरिटी बैठ नहीं रही है क्या। इनका अलग ही चलता है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो दिन रात कुछ भी पढ़ाएंगे, बोर्ड पे भी लिखे, मतलब ये बोलना नहीं चाहिए मुझे, है ना, दिन रात 24 घंटे उनका बस चले तो 2 बजे अगर पढ़ा रहे हो ना रात के, तो भी 50,000 लाइव, इतना बच्चा तो पेपर भी नहीं दे रहा है जितना लाइव आ जाता है। चलिए, वो कुछ बहुकोशिकीय जीव में जैसे कि राइजोपस, मशरूम जो है वो कैसे ग्रो करते हैं, तो आप स्पोर करके याद रखिए, ठीक है, स्पोर्स करके। विच डिवीजन अमंग द प्लांट हैज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म किस में पाए जाते हैं। विटेकर 1969 जो है वो, देखो हिमांशु, फिर वही वाली बात ना, ऐसे नहीं करना। विटेकर ने क्लासिफिकेशन 5 किंगडम की जो क्लासिफिकेशन दी थी वो ऐसा तो है नहीं कि 2 साल में 2 महीने में बन जाएगी। 1959 में उन्होंने शुरू किया था, 69 में कंप्लीट हो गया था। तो क्वेश्चन पेपर में 1959 और 69 कुछ भी दिया हो ना, तो आप जो है ना वो यहाँ पे लर्न करना, ठीक है, लर्न करना। यहाँ पे आप लर्न करना कि 69 नहीं करके 59 आएगा, तो भी आंसर जो है ना वो ठीक होना चाहिए। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स में सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म किसको बोला जाता है, थैलोफाइटा को। अब ये क्वेश्चन से मुझे समझ आ जाएगा कल मुझे आपको कहाँ से क्या चीज पढ़ानी है। ब्रेड बनाने में यूज होने वाला जो ईस्ट है ना, वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, आप ये बताओ। अब जैसे ईस्ट है, फंगस ही तो है ईस्ट, आप इसे यूज क्यों कर रहे हो बताओ। फंगस को आप ब्रेड बनाने के लिए यूज क्यों करते हो। नहीं, अब पता है क्या है यहाँ पे मनीष, रात के 2 बजे भी क्लास हो रही होगी तो भी 36,000 लाए भाई मेरे, क्या क्या मतलब, कुछ तो सोचो। मतलब पूरी दुनिया आज क्लास नहीं ले रही लेकिन क्लास आ रही है, 12,000, 18,000, यार कुछ तो सोचो यार। इतना बच्चा तो पेपर नहीं दे रहा, दुनिया जान में तूफान भी आ जाएगा, कोई पेपर नहीं भी होगा ना, कोई पेपर नहीं है ना, फिर भी 28,000 लाइव है, मतलब 300 लाइव चल रहे, 300 के लाइव चल रहे, कमाल ही है भाई। चलिए, ईस्ट इज यूज, पैसा हो तो क्या ही कर सकते हैं ना। चलो, ईस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग द ब्रेड, तो ब्रेड क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो क्या करे, यहाँ पे उसको कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करे और फर्मेंटेशन जो है ना वो कर दे। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, भगवान करे 500 के लाइव आए और 1 लाख के जो है ना लाइव आए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में वयस्क सूक्ष्म जीव मूल शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म, व्यक्ति तो नहीं लिखेंगे, नया जीव बनाते हैं, बताइए। In which of the following types of reproduction adult microorganism separate from the parent body and become a new individual, किसकी बात कर रहे हैं हम, या किस तरीके की बात कर रहे हैं।
मेरा कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या होता है पल्लव? मतलब आप IRA में हो तो आप डिपार्टमेंट पूछ रहे हो तो मुझे समझ भी आए मुझे किस कॉन्टेक्स्ट में आंसर देना है। In which of the following type of reproduction adult microorganism separates from the parent body and become a new individual? तो आप उसको क्या बोलोगे भाई? बडिंग करके बोलोगे। क्या बोलोगे? बडिंग करके बोलोगे, ठीक है। लाइकेंस जो है ना वो कौन सी डिवीजन से एसोसिएटेड है? द पॉइंट इज दिस ना, आप कभी ना वो देखना, आपके पास ना कभी ऐसा चीज हो ना कि कमेंट्स देखना, मतलब जितने कमेंट्स मेरे ऐसे आ जाते हैं ना उतने कमेंट 50 और में भी ना इतने ही कमेंट आ रहे हैं भाई साहब। मतलब किसी की सच्चाई जाननी हो ना तो कमेंट बॉक्स में जाना, पता लग जाएगा। चलिए ठीक है, ब्लड प्रेशर चेक किया, क्यों? वही ना, बच्चा नहीं है इतना तो। चलो, लाइकेंस किस चीज से संबंधित है? थैलोफाइटा से संबंधित। अब देखो, अगर आप 5 लाइकेन पढ़े हो तो आप मुझे बता दो क्या लाइकेंस के आप क्वेश्चंस के आंसर भी दे पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना पूरा लाइकेंस को? प्लांट्स दैट डू नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन दी ग्रुप। बताइए, ऐसे पौधे जिनके शरीर की बनावट अलग अलग नहीं होती है और वो एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि डू नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन। अगर ऐसा होगा ना तो मुझे थोड़ा सा प्लांट किंगडम पे कल कम ध्यान देना पड़ेगा और बाकी चीजों पे ना वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। समझ समझ के जो ना समझे उसका तो क्या ही कर सकते हैं फिर, है ना। चलो कोई कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पौधे जिनके शरीर की बनावट अलग अलग नहीं होती, आप उनको क्या बोलते हो? थैलोफाइटा। सिंपलेस्ट प्लांट इनको बोला जाता है। द फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? तो अभी पढ़े ना हम, काइटिन या चिटिन करके याद रखिए। मशरूम जो है वो क्या होता है? तो अगैरिकस बोला जाता है और मशरूम जो है वो हम फंगस को बोलते हैं। डैश इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। किसकी बात कर रहे हैं बताओ? अब ये चीजें आपको समझ आ रही है ना? सारी चीजें समझ आ रही है ना? ये सब कुछ नहीं, मैं लूंगी लूंगी मनोज, एक बार आप इसका टेंशन नहीं लो। मैं क्लास जो है ना लूंगी, लीव लूंगी। जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा ना कि लाइव और फेक में डिफरेंस क्या होता है, जीवन धन्य हो जाएगा। थोड़े से इंटेलिजेंट हो जाओगे आप लोग, है ना। बाकी तो जो आपको समझना है समझो। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगैरिकस को लिख लें यहाँ पे। साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, पैरामीशियम प्रोटिस्टा है जो कि यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर होता है। तो उसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। एल्गी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह में संबंधित है? आपको नहीं लगता, देखो ये जॉब की वजह से मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ, नहीं तो यार मैं को छुट्टी लेनी चाहिए वैसे कायदे में ना। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कि मेरे को छुट्टी लेनी चाहिए? 5-6 दिन 10 दिन की तो लेनी चाहिए ना आपके दोपहर में, ताकि ना मैं क्लासेस करा सकूं। मनोज टेंशन नहीं, मैं ये ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे, मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि मैं कैसे भी करके ना मतलब 5-6 दिन की छुट्टी ले लूं। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? नहीं नहीं, मैं तो उसके लिए बोल रही हूँ। एक ब्रिटिश का चैनल है, उस पे आ रहे थे ऐसे व्यूज, है ना। ब्रिटिश का एक चैनल है ना, उस पे ऐसे खतरों के खिलाड़ी जैसे हमारा है ना, उस टाइप के आ रहा था, उस पे आ रहे थे। चलिए, किस समूह से संबंधित है? एल्गी जो है वो कौन से समूह से संबंधित है? थैलोफाइटा लिख लें, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा देखते हैं कल परसों, सैटरडे से लेते हैं छुट्टी और फिर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीजाणु निर्माण के माध्यम से प्रजनन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन? स्पोर से कौन जो है वो रिप्रोड्यूस करता है? तो राइजोपस करके याद रखिए। फंजाई डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन इंसेक्ट्स फॉर देयर फूड आर नोन एज। फंगस जो कि इंसेक्ट्स के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं, उनको आप कौन सा बोलते हो? फंगस डिपेंड्स ऑन एक्सक्लूसिवली, मतलब मरे हुए फंगस इंसेक्ट पे, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक की जो है ना, बिल्कुल सेप्रोफाइटिक, ठीक है, सेप्रोफाइटिक की बात कर रहे हैं। सेप्रोफाइट्स। विच ऑफ दी फॉलोइंग रिड्यूस बाय बडिंग? बडिंग में से, बडिंग्स इनमें से कौन बडिंग से डिवाइड करता है? पीडीएफ आपका ऐप पे मिलेगा भाई, क्लास 24 की ऐप पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे।
क्लास 24 की एप्लीकेशन पे आज की क्लास जो है उसके बाद जो है पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर किसी भी भाई बंधु को पीडीएफ नहीं मिलते हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं पीडीएफ बायो के आपके लिए अलग से डलवा दूंगी, कोई टेंशन नहीं है। बायो की मैं पूरी आपको वर्ड फाइल दे दूंगी, थ्योरी की कोई टेंशन नहीं है। पीडीएफ की 1% भी टेंशन नहीं लो, पूरी पीडीएफ आपको जो है वो मिल जाएगी। ईस्ट की बात करें, पढ़ो और क्लास में फोकस करो, पूरी पीडीएफ बायो की आपको मिलने वाली है ना। बाइनरी फिजन, स्पोर फिजन, रीजनरेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, 6 तरीके होते हैं। बाइनरी फिजन 1-2 में डिवाइड हो गया, बात खत्म। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरेंजियोफोर हुआ, वहां पे काफी सारे स्पोर आए, बस्ट हुआ और स्पोर्स बाहर निकल गए। रीजनरेशन जहाँ पे एक चीज जो है कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गई। बडिंग क्या होता है, जब आपके पास एक चीज है, छोटा सा बड या मुकुलन निकला, जैसे कि ईस्ट इसमें होता है हाइड्रा में, और एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ईस्ट जो है ना वो भी बडिंग करता है। फ्रेगमेंटेशन क्या है, स्पाइरोगैरा, बड़ा सा स्पाइरोगैरा है, छोटे 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 टुकड़ों में टूट गया, हर टुकड़ा जो है वो ऑर्गेनिज्म बन गया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, आलू के अंदर बड आई होता है, आई जो है ना वो डेवलप हुई और रिप्रोडक्शन जो है वो हो गया यहाँ पे, है ना। ये सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। ये आपका बाइनरी फिजन हो गया, ये फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये लीफ से हो गया तो वेजिटेटिव बोलोगे, इसको स्पोर से बोल दिया, ये रीजनरेशन हो रहा है और ये बडिंग हो रहा है। बस इतनी सी बात कर रहे हैं, ठीक है, इतनी सी बात कर रहे हैं ये वाली चीज। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग प्लांट इज नॉट क्लासिफाइड इन थैलोफाइटा डिवीजन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा विभाजन में वर्गीकृत नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा विभाजन में वर्गीकृत नहीं करते हैं। कैरा, रिक्शिया, अल्वा, स्पाइरोगैरा। तो आप याद रखो, यहाँ पे आपसे थोड़ी सी डिटेलिंग चाह रहे हैं। अब इसके आगे आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे क्योंकि अब आ गया कल वाला पार्ट। तो जब मैं आपको कल प्लांट किंगडम कराऊंगी ना तब आप ये भी करना सीख जाओगे। तो आज इसको यहीं पे रोक देते हैं। आंसर इसका वैसे तो रिक्शिया है, लेकिन जब तक मैं आपको प्रॉपर नहीं कराऊंगी ना प्लांट किंगडम तब तक आप ये वाले क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये मैं आपको ब्रायोफाइटा है, रिक्शिया जो है ना वो आपका ब्रायोफाइटा होता है और इसमें लिखा है कि कौन सा थैलोफाइटा का डिवीजन का नहीं है। तो रिक्शिया नहीं है ना, थैलोफाइटा में नहीं आता रिक्शिया, बस ऐसे करके याद रख लो। तो ये वाले बाकी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, मैं कराऊंगी कल आपका प्लांट किंगडम पूरा करने वाले हैं। तो आज तो आपने ये कर लिया ना, बायोलॉजी का पूरा सिलेबस मैं कराने वाली हूँ और आज आपका है पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1। बाकी डिटेल मैं एक बार अलग से वीडियो बना दूंगी कि बायोलॉजी कैसे कवर करना है, क्या करना है पूरा, उसकी आपको अलग से एक छोटी सी वीडियो मिल जाएगी, उसको एक बार आप देख लेना, पूरा बायोलॉजी समझ आ जाएगा। और यहाँ पे 7:30 से कल क्लास है। कल मैं आपको पूरा बॉटनी वाला जो पोर्शन है वो कवर कराऊंगी, जिसमें आपके बहुत सारी चीजें आएंगी। प्लांट किंगडम, उसके बाद प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट्स के हार्मोन जो है वो कौन से हैं, मॉडिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लांट किंगडम, ये सब कुछ जो है वो मेरे साथ आप कल ही करने वाले हो। तो आज के लिए बस करते हैं। कुछ बच्चे उठ के ना भाग ही जाएंगे, फोन फेंक के मार देंगे, भाई ये क्या करते हैं मतलब है। तो अब एक आधी बच्चा मैंने देखा था कमेंट बॉक्स में लिख रहा था कल की क्लास जो है हट गई थी, फिर आज की क्लास तो लेनी नहीं है, फालतू में ऐसे ऐसे क्लास रखवा देती हैं, वादे कर देती हैं, आती नहीं है। तो अगर वो बच्चा मतलब सुन रहा है या देख रहा है क्लास, तो लेट मी टेल यू, साइंस की ये बायो की जो क्लास है ये आपकी 8 दिन में लगातार करने वाली हूँ। और कल मैं एक बार अलग से एक छोटा वीडियो भी बना दूंगी, वो आप टाइम टेबल जो है वो देख लेना, उसके टाइम टेबल को थोड़ा सा फॉलो कर लेना, एकदम शानदार तरीके से पूरी बायोलॉजी जो है ना वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप जो पूरा पोर्शन है वो मेरे साथ कवर कर लेना, साथ में जो टेस्ट सीरीज है ना उसको जरूर से ज्वाइन कर लो। भाई कितनी बार गिरेगा ये पेन है। टेस्ट सीरीज जो है ना वो आपको एनालिसिस करने के लिए भी हेल्प करेगा, साथ में टेस्ट सीरीज जो है ना वो आपको आपका जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो भी आपका बताएगा यहाँ पे। तो सारा टेस्ट सीरीज जो है वो कवर कर लो, ठीक है। तो आप ऐप डाउनलोड कर लो क्लास 24, क्योंकि आपकी सारी पीडीएफ जो है ना वो यहीं पे आपकी अपडेट होती है। बस करें, सांस आएगी अब। चलो एक बार पूरा पार्ट रिवाइज करना। मैं कोशिश करती हूँ कि फंगस की, प्लांट किंगडम की और बैक्टीरिया वायरस, इन 3 चीजों की पीडीएफ थ्योरी वाली अपडेट करा देती हूँ। क्वेश्चन वाली कल पूरी एक साथ ही अपडेट होगी, 150 क्वेश्चन है, एक ही साथ अपडेट होंगे, वो मैं कल करा दूंगी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। कल जो है ना वो 150 क्वेश्चन अपडेट करेंगे, वो आपके अलग से हैं 150 क्वेश्चन, वो आप मेरे साथ अलग से कल कर लेना, ठीक है जी। चलिए अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, लेट्स मीट टुमारो एट दी 7:30 शाम को इसी क्लास के लिए।
और सुबह 8 बजे जो है वो आपका यहाँ पे हम साइंस के MCQs जो है ना वो करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आराम से अपना डिनर करिए, नहीं किए हैं अभी तक तो, और बढ़िया रिवाइज कर लीजिएगा। PDF अपडेट होने में कम से कम अभी 15 से 20 मिनट का समय लग जाएगा, सो प्लीज करके 25 मिनट के बाद ही PDF जो है वो खोजिएगा। 25 मिनट